हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और मेरा नाम है सचिन जाखड़ और मैं आप सभी का मैथमेटिक्स वाला टीचर हूं, है ना, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। जल्दी से एक बार सभी लोग बताओ कि क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं। जोरदार धमाकेदार शुरुआत करने से पहले एक बार इस चीज पे मुझे आप बताइए, और बताने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों। दिल बनाकर भेजें, आग बनाकर भेजें, हेलो हेलो लिख दो, हाँ हेलो चलने दो, ठीक है। दिल आग, या फिर आप GFN लिखकर भेज सकते हैं, सॉरी GVN, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड इवनिंग इज GVN। 10th का रिजल्ट आ चुका है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, है ना, कि 10th का रिजल्ट जो है वो आ चुका है भाई, ठीक है। अब सर 10th का रिजल्ट कुछ बच्चों का बहुत अच्छा आया होगा, कुछ बच्चों का हो सकता है थोड़ा एवरेज आया हो, कुछ बच्चों का थोड़ा ठीक ना आया हो, है ना। तो हर आज क्लास में जो है वो मिक्स टाइप के इमोशंस हैं। सम ऑफ यू आर वेरी हैप्पी एंड सम आर नॉट एंड सम आर बिल्कुल ही नॉट। बोले सर गड़बड़ हो गई सर, बिल्कुल मजा नहीं आया। तो देख दोस्त, मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूं, जो मेहनत आपने 10th तक की थी उसका परिणाम आज आया है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं अपनी स्टेटमेंट को, जो मेहनत आपने क्लास 10th में की थी उसका परिणाम आज आया है। ये जो रिजल्ट आपका आया है ये फ्यूचर का रिजल्ट नहीं आया है, समझ में आया। तो देख भाई, सिंपल सी बात, सदे हुए शब्दों में इतना समझाना चाहता हूं कि जेई मेंस और जेई एडवांस में उसका सिलेक्शन होता है जो आज के बाद, आपका बैच स्टार्ट होने के बाद जो मेहनत करना जानता है और जो मेहनत करेगा उसका जेई मेंस और एडवांस में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट अगर बढ़िया आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द वेरी बेस्ट। एवरेज आया है या बिलो एवरेज आया है या ठीक नहीं आया है, तो बिल्कुल घबराने की, अपने आप पे प्रश्न चिन्ह उठाने की, बिल्कुल अपने आप को डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाई टू फियर व्हेन आई एम हियर, है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा रहता है ना, थोड़ा तो रहता है सर कि यार मेहनत की थी और मैथ्स का पेपर भी थोड़ा टफ आ गया और सर फिर बोर्ड्स थोड़ा अच्छे नहीं गए, तो थोड़ा रहता है, थोड़ा दुख होना भी चाहिए, बिकॉज जिसने हार्डवर्क किया उसको दुख होगा। बट मैं इतना बोलना चाह रहा हूं कि वो दुख इतना बड़ा ना हो कि आप उसकी वजह से अपनी क्लासेस को हैम्पर हो करो, ठीक है। ये मत करना प्लीज, क्योंकि देखो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब तुम अपने दुख, अपने गम में अगर 2-3 दिन बिता दोगे तो आपका इसका बैकलॉग हो जाएगा, बैकलॉग हो जाएगा तो तुम और परेशान हो जाओगे। तो बैकलॉग मत बनने देना, प्लीज प्रॉमिस मी दिस थिंग, ठीक है, प्लीज प्रॉमिस मी दिस थिंग। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आप लोगों के। जिन भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, प्राउड ऑफ यू। जिन भी बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया है, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। और आपके सारे टीचर्स क्लास 10th वाले भी आप पे उतना ही प्राउड करते हैं, क्योंकि आपने मेहनत तो की है ना भाई। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, लास्ट क्लास के एंड में भी मैंने लिखी थी, इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। और वो जर्नी जो क्लास 10th में आप जी कर आए हो, जो आपने मेहनत की है, वो क्लास 11th में भी काम आएगी और आगे जिंदगी में भी काम आने वाली है, ठीक है। यस और नो, प्रॉमिस 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 सर, शाबाश, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो, जैसे मैं अपने अगर छोटे भाई या छोटी बहन को समझाता, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वही चीजें आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल एकदम उसी तरीके से हो, है ना। तो बिल्कुल परेशान मत हो यार, मस्त हो जा, शाबाश, ठीक है। 82%, 87%, 96%, 73%, 61%, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो तो और बेहतरीन होगा सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इसी नोट पर हम लोग हमारी लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपका स्वागत तो करना ही भूल गया भाई, आपका स्वागत है होम ग्राउंड में। पहले तो हम एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, हमारी पहली क्लास थी, दैट इज यूट्यूब पे। आज घर प्रवेश हुआ है, आपका गृह प्रवेश हुआ है ना। दाहिना पैर अंदर रखिएगा प्लीज, है ना, रख चुके हो क्या? हाँ, फिजिक्स की क्लास हो तो गई सर, पैर पे तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, सीधी मुंडी घुसाई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। दाहिना पैर अंदर रखते हुए प्लीज, ऐप में आप सभी लोग आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप सारे लेक्चर्स आपके ऐप पर ही होंगे और यही हम मिलने वाले हैं और जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं मजेदार तरीके से। गुड 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 गुड। हाँ, दिल वाले बटन पे क्लिक करो खूब सारा, उसमें कोई घबराने और मतलब ऐसे डरने वाली बात नहीं है भाई,
है ना। और कोई मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है, जैसे कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर मेरे तो इतने आए हैं, 73% आए हैं, 68% आए हैं, क्या मैं जेई क्वालिफाई कर सकता हूं? मैंने कहा यस। अभी अपने आप पर डाउट मत कर यार भाई। अगर रिजल्ट की जर्नी की स्टार्टिंग में तूने अपने आप पे डाउट कर लिया ना, तो फिर अगर तू अच्छा भी कर रहा होगा तो वो डाउट तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। अभी 1 महीने तक या 2-3 हफ्ते तक वेट कीजिए, सिचुएशन के साथ कॉप अप करने की कोशिश कीजिए, होमवर्क पे ध्यान दीजिए, लेक्चर रिवाइज कीजिए, जो बातें आपको सारी की सारी लेक्चर 1 में बताई थी उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि सिचुएशन धीरे धीरे आपके पाले में आ रही है, धीरे धीरे आपके ग्रिप में आ रही है, ठीक है ना। सीधा ऑल इंडिया रैंक 1, बहुत अच्छी बात है। टारगेट हाई हो तो सर ऑल इंडिया रैंक 1 टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रैंक 100, 200, 300 पे तो लैंड कर ही जाएंगे, तो अच्छी चीज है, ठीक है। यस, शाबाश 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 शाबाश, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए, तो टुडे सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। सर सेट थ्योरी मतलब सेट होने की थ्योरी? मैं कहा अभी कहां सेट हो रहा है भाई ठीक है, अभी कहीं सेट नहीं होना है। इन दिस एज सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, और भी कोई डिस्ट्रैक्शंस आए तो उसको धीरे धीरे काटना शुरू करिए प्लीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की, ठीक है। सेट थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, सबसेट की, और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मजेदार तरीके से चलेंगे आगे बढ़ते हुए। कोई भी आपका डाउट आए तो आप डाउट पूछिएगा जरूर, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी क्या है, तुम बहुत ही क्यूरियस हो, है ना, क्यूरियस किड, है ना, तुम बहुत क्यूरियस हो, तुम हर चीज में डाउट ढूंढने की कोशिश करोगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी रहेगी कि भाई हर चीज में डाउट ढूंढने की बजाय एक बार जो बोला गया उसको अगर हम ध्यान से सुने तो यार 95% ऑफ द डाउट्स विल ऑटोमेटिकली बी क्लियर्ड। आराम से अपने आप ही गायब हो जाएंगे कि सर ने बोला क्या, ठीक है। और सेट थ्योरी बहुत ही आसान सा चैप्टर है, मजे आने वाले हैं। आज कुछ होमवर्क भी दूंगा, ठीक है जी। चलिए, एक बार सभी लोग STRT लिखकर भेजोगे। मैं कैसा हूं? मैं बढ़िया हूं, मैं एकदम बढ़िया हूं भाई, बहुत ही बढ़िया हूं। तुम लोगों के बैच में आकर तो और भी बढ़िया हूं। डिफेंडर मामू, ये नाम कहां से पता चला, है ना। फटाफट जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं तो मैं बता देता हूं कि भाई डिफेंडर मामू, एक बार क्या हुआ, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं जो अब क्लास 12th में आ गए हैं, तो उनको मैं, जब वो पिछले साल तुम्हारी जगह पे थे, तो मैं उनको एक टॉपिक समझा रहा था, और एक हल्का सा सवाल था जिसमें मैंने, मतलब ऐसा था कि वो सवाल जिसका 100% सभी बच्चों का जवाब सही आना चाहिए, तो उसमें कुछ बच्चों का जो है वो जवाब गलत भी आया। तो उनके लिए मैंने ऐसे ही, मतलब एक सिचुएशन फ्रेम करके मैंने बोला, जैसे कि तुम्हारे बगल में तुम्हारी मम्मी भी बैठ के लेक्चर अगर देख रही हैं, तो मैंने कहा आंटी इसके एक लगाओ कान पर, ये प्यार वाली भाषा में, एक्चुअल में मैं इसको मीन नहीं करता हूं। तो जैसे ही मैंने बोला ना आंटी इसको एक लगाओ कान पर, तो मुझे बोलते सर आंटी आपकी भी तो एज है, आप हमारी मम्मी को आंटी बोल रहे हो। तो मैंने कहा यार तुम्हारी मम्मी को फिर मैं बोलूं क्या? बोले आप सिस्टर बोलो। मैं कहा ठीक है। मैं कहा बहन जी, दीदी एक लगाओ इसके कान पर। अब जैसे ही मैं दीदी बोल के पलटा, बोलने लगे सर इस हिसाब से तो आप हमारे मामा लगे। मैं कहा अच्छा थैंक यू सो मच। वहां से एक नया नामकरण उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बोले डिफेंडर मामू। ये वर्ड डिफेंडर क्यों आया है वो आप धीरे धीरे जान जाएंगे, है ना। चलिए, ठीक है, झूठ नहीं है बे, एक कह रहा है झूठ दिस इज नॉट ए झूठ, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम लोग हमेशा, हमारा जो स्टाइल रहेगा वो पिछली क्लास का रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास में लास्ट क्लास के रिवीजन, जो आप, जैसे आपको मैंने टास्क बताया था कि जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए, या सॉरी कोई लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तो उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप रिवाइज करके आएंगे। एक सिंपल सा पोल करवा लेता हूं, ठीक है। पोल ग्रीन कलर कहां से आ गया भाई? हाँ है ना सर, रिवीजन करके आए हैं मतलब हम पढ़ के आए हैं जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो भाई थम्स अप कर दो। नो रिवीजन सर, सीधा ही आए हैं एकदम हाँ, सीधा स्कूल से आए और यहां आपके सामने बैठ गए। अगर रिवीजन करके आए हो तो थम्स अप, रिवीजन नहीं करके आए हो तो थम्स डाउन, ठीक है। तो भैया वोट टाइप का पोल है, आई बिलीव 45 सेकेंड इज मोर देन इनफ, स्टार्ट। अगर रिवीजन करके आए हो तो थम्स अप, रिवीजन नहीं करके आए हो तो थम्स डाउन इस पोल में, ताकि मुझे पता चले ना कि भाई ये जो नए नए हमारे पास में लिटिल गोलूज आए हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि पहली क्लास में बता तो दिया था, मैंने कहा ये करके आना अब तुम लोग करके आयोगे नहीं मुझे नहीं पता। फटाफट पोल में एक बार आप अपना आंसर डाल दीजिए।
अगर रिवीजन करके आए हो थम्स अप, नहीं करके आए हो तो थम्स डाउन। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर टीचर, है ना। जल्दी जल्दी जल्दी। ये बार बार यार ये चैट का नीचे स्क्रोलिंग बटन क्यों आ जा रहा है? हाँ हाँ, तुम अपने चैट में फटाफट, मतलब उसमें पोल में जवाब दीजिए फटाफट। अरे का हो रहा है जय भाई, का हो रहा है? चलिए चलिए रिजल्ट देख लेते हैं भाई, कितने परसेंट जनता ने हमें सही जवाब दिया है। 81% या 82% जनता बोल रही है कि सर हम रिवीजन करके आए हैं, और बाकी हमारे पास में कितनी बच गई? 18% जनता बोल रही है रिवीजन नहीं करके आए। तो कोई बात नहीं, 2 और 3 और 4% तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो बच्चे शायद मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, है ना। बट ये परसेंटेज 90 से अबव होता तो मुझे और अच्छा लगता। कोई बात नहीं, हर क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो रिवीजन करके आपको आना है, हमेशा ध्यान रखना ये बात, ठीक है? हाँ ना। अब जिसके वहां पोल नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपका चैट सेक्शन में रिस्पांस देख पा रहा हूं कि रिस्पांस इज वेरी गुड, वायर। अब अगर आप रिवीजन करके आए तो फटाफट इन सवालों का जवाब दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले वाली चीज एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको नोट्स में नोट नहीं करना है। नो नोट्स, मतलब नोट्स में ये वाली चीज आपको नोट नहीं करनी है भाई, ये सिर्फ रिवीजन है। जो लास्ट क्लास की रिवीजन होगी वो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर करना है ना। अच्छा, कुछ बच्चों के यहां पोल नहीं पहुंचा तो वो बोल रहे हैं कि सर पोल तो आया ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार ये तो समस्या है, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। तो व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोल दो, या फिर नंबर्स बोल दो, या फिर थिंग्स बोल दो। ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स, ठीक है भाई। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल डिफाइंड लास्ट क्लास में क्या बताया था सर? वेल डिफाइंड वो चीज होती है जिसको सुनकर हम ये बात एकदम क्लियर कट डिसाइड कर सकें कि किसको हमें इस सेट के अंदर लेना है और किसको हमें अवॉइड करना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पे जवाब देंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, आपकी क्लास के सारे लंबे बच्चों का कलेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड, मतलब दिस इज WD और NWD। WD इज फॉर वेल डिफाइंड, या फिर NWD दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। जल्दी से बता दे भाई कि ये जो है ये स्टेटमेंट कैसा है, NWD या WD? So this statement is not well defined. Obviously, this statement is not well defined. कारण क्योंकि सर टॉल का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। या तो आप बोलोगी कि सर 5 फुट से ऊपर वाले या 6 फुट से ऊपर वाले उनको आप टॉल बोल रहे हो। जिसकी हाइट मान लो 4 फुट है उसके लिए 5 फुट वाला टॉल है, 5 फुट वाले के लिए 6 फुट वाला टॉल है। तो ये तो एक रिलेटिव टर्म है, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। बहुत बढ़िया। अगले वाला, वाइल राइटिंग ए सेट इन रोस्टर फॉर्म। पिछली क्लास में मैंने आपको सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका या लिखने का तरीका बताया था, फॉर्म 1, और वो थी हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसमें किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर जो जो उसके एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते रहते हैं। एलिमेंट्स अगर बहुत ज्यादा है तो हम डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। तो बेसिकली दिस इज द रोस्टर फॉर्म। तो भैया तीसरे सवाल में आपसे यह पूछ रहे हैं कि जब आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने जाओ तो किस बात का ध्यान रखना है भाई, बस वो पूछ रहा हूं। दो थिंग्स अपने दिमाग में, कौन कौन सी चीज? तो सर दो चीजें हमारे, मैं यहां पे जो आंसर है वो लिख रहा हूं सर। एक तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब एक एलिमेंट को आप 2 बार नहीं लिखोगे। और दूसरा, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट मतलब कि आप किसको पहले लिख रहे हो, किसको सेकंड पोजीशन पे लिख रहे हो, किसको थर्ड पोजीशन पे लिख रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। नो रिपीटिशन एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। टू थिंग्स कौन कौन सी है ये लिख दी मैंने यहां पर। ये आपको नोट्स में नोट नहीं कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। ये सब चीजें आप ऑलरेडी अपनी क्लास में लिख चुके हो। चलिए अब आते हैं सर अगले पार्ट पर। द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए सेट इज, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर, ठीक है, हाँ है ना। या फिर इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है सर? उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
अब एक चीज लिख रहा हूं मैं, नोट करके उसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे। यस, ये नोट्स में लिखना है। जहां पर आपने फेयर नोटबुक लेके बैठ गए ना भाई, बोला था ना लाइव लेक्चर देखने के लिए आपके सामने 2 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। एक फेयर नोटबुक जिसमें आप नोट्स बनाओगे, एक रफ नोटबुक जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ। तो इस फेयर कॉपी में जहां पर आपने ऑर्डर ऑफ ए सेट लिखा है, वहां पर जाकर ये नोट ऐड करना। नोट क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। ऑर्डर ऑफ ए सेट या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब ये बात जो मैंने इतनी पूरी अंग्रेजी में लिखी है, इस पूरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मतलब कभी भी आपको ऐसे दिखाई दे स्मॉल एन ब्रैकेट के अंदर ए है, दैट मींस वो पूछ रहा है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। और यही इसका ऑर्डर भी है और यही इसका कार्डिनल नंबर भी है। इसी को ही आप ऑर्डर बोल सकते हो और इसी को ही आप कार्डिनल नंबर दैट इज सीएन बोल सकते हो। यस और नो, जल्दी से बताओ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज देखो, फटाफट सामने देखना। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। मान लेते हैं कि सर सेट एक्स जो है वो ये है, -3, -2, 1, 0 और 2। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एन ऑफ एक्स, मतलब आपको यह समझ में आना चाहिए कि उसने क्या पूछा है। तो बेसिकली सर वो सेट एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, उसका कार्डिनल नंबर पूछ रहा है, उसका ऑर्डर पूछ रहा है। जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज एन ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स क्या है, जल्दी से बताओ। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स। तो सर 1 2 3 4 5, टोटल वी हैव 5 एलिमेंट्स इन दिस सेट। कितना है भाई? तो अब ये पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। हर बार वो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखेगा, वो सिंपल इस सिंबल का यूज करेगा। तो ये वाली चीज आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। लिख लिए तो फटाफट बोल दो डन कि हाँ सर ये हमने बस इतनी सी लाइन लिखनी है। चाहो तो एक छोटा एग्जांपल लिख लो। लिख लिया अपने नोट्स में यस लिख लिया, शाबाश। सभी का आंसर आ गया 5, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, वेरी गुड। लिख लिया? हाँ 2 लाइन ही तो है, सिंपल सी चीज बताइए, इसमें कोई इतना लोड लेने वाली बात भी नहीं है। बहुत बढ़िया, डन। चलिए अब रिवीजन का ही चौथे की जगह 5वां सवाल। मैंने आपको कुछ टाइप के सेट्स बताए थे, आपको यहां पर मैच दी कॉलम बताना है कि ए का करेक्ट मैच कौन सा है, बी का करेक्ट मैच कौन सा है, जो भी आपको ठीक लगे कि ए इज मैच्ड विद। ये वापस से नोट्स में नहीं लिखना है भाई, दिस इज लास्ट क्लास का रिवीजन। ये भी आपको नोट्स में नहीं लिखना है। बार बार मैं आपको कुछ दिन तक थोड़ा मतलब समझाता रहूंगा ताकि आप इसमें फ्लो में आ जाएं। फटाफट बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा है इसमें से। तो सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और कैपिटल एन जो है वो सर वो ये रहा। तो मतलब सर पहले वाले का जो मैचिंग है दैट इज विद आर। पहले वाले का सर आर है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ए का बोल रहे हैं एन, ए का एन नहीं आर, ऑप्शन बताना आर, आर के आगे एन लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 सर ये नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ होल नंबर्स, तो सर होल नंबर में क्या होता है, 0 और ऐड हो जाता है। तो सर दिस इज ऑप्शन नंबर पी, मतलब इस तरफ का ऑप्शन नंबर पी। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स किससे डिनोट किया जाता है सर? सेट ऑफ इंटीजर आप चाहो तो जेड से डिनोट कर लो, चाहो तो आप आई से डिनोट कर लो, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर या जेड से या आई से। तो सर इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। +1 आ रहा है तो -1 भी आएगा, +2 आ रहा है तो -2 भी आएगा, +3 आ रहा है तो -3 भी आएगा ऑब्वियसली। तो सर इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया दैट इज टी। हाँ बी का पी, सी का टी, बहुत बढ़िया। डेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, डेट देख रहे हो भाई, डेट क्या होता है सर? मैंने कहा कुछ नहीं, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है किसी से। जो हमारे भैया जो है वो ये टाइप करते हैं, उनसे डेट लिखा गया, एस के बगल में डी होता है शायद कीबोर्ड पर। पहुंच पा रहे हैं हम उनकी सिचुएशन पे, गलती से उंगली एस की जगह डी पे चिपकी होगी। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बताओ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? अब मैंने आपको इस वर्ड का मतलब समझाया था कि नहीं समझाया था? नॉन पॉजिटिव मतलब कि सर हमारे पास में 3 ही वैरायटी होती है, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज जीरो, अनदर इज नेगेटिव। वो बोल रहा है नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से बचे?
जीरो और नेगेटिव। ऐसा नहीं लग रहा है ये आंख मार रहा है जीरो और नेगेटिव वाले कौन कौन से सर? ये रहे। तो हमारे पास में सर इसका जो मैचिंग होगी दैट इज क्यू। बहुत बढ़िया। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से हैं भाई? सर जिसमें रेशो, दो इंटीजर्स का रेशो लिया जाता है पी बाई क्यू फॉर्म, वो होता है सर सेट ऑफ रैशनल नंबर, और वो हमें दिखाई दे रहा है सर एस। अब एक बच्चे ने सिर्फ इसका आंसर एस दिया, हां मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एस है, बट क्या होल नंबर्स भी रैशनल नंबर है? हां सर ये भी चलेगा। क्या ये जो क्यू ऑप्शन है क्या वो भी चलेगा? हां सर ये भी सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्या ये भी सारे रैशनल नंबर हैं? हां सर ये तो रैशनल नंबर है ही सर, ये भी सारे रैशनल है। हां सर तो इसका आंसर तो सारे हो गए पी क्यू आर एस टी। वैसे अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट आंसर तो इसमें सर ये मैच करेगा, बट ये सारे भी रैशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। तो इसमें तो आप सारा बोल सकते हो ना पी क्यू आर एस टी, है ना दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। क्लियर है भाई सभी को? अगर क्लियर है तो क्या लिखकर भेजना है? CLR। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैंने आपको टोटल पिछली क्लास में 5 तक चले गए थे हम, ठीक है? 5 मतलब रैशनल नंबर पे हमने खत्म किया था, क्यू से डिनोट करते हैं, है ना? सेट ऑफ रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? क्यू से, है ना? अब आ जाओ सर व्हाट इज इररेशनल नंबर्स। तो मेरे ख्याल से इररेशनल नंबर्स आपको पता होंगे, ऐसे नंबर्स या ऐसे रियल नंबर्स जिनको आप दो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते, दो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते। बेसिकली जो रैशनल नहीं होते वो इररेशनल होते हैं। वापस सुनो, जो रैशनल है वो तो ठीक है, जो बच गए वो सारे के सारे इररेशनल। तो इररेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं इस सेट से, क्यू बार, या फिर आप क्यू के ऊपर छोटा सी। अब ये छोटा सी क्यों लगाया? दिस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, ये आगे चलकर आपको समझ में आएगा। क्यू बार, क्यू बार का मतलब हो गया कि रैशनल नंबर का उल्टा, है ना? रैशनल नंबर का उल्टा, जिस भी सेट के ऊपर हम बार लगाते हैं ना उसका मतलब होता है उसका उल्टा। ये जो लाइन लगा देते हैं ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तो आप इसको एज ए सिंबल ट्रीट करो। तो कौन कौन से हैं भाई रैशनल नंबर्स? जैसे फॉर एग्जांपल सर √2, फिर √3, √4 होगा क्या? नहीं सर, √5 हो जाएगा, फिर √6 हो जाएगा, फिर √7 हो जाएगा, फिर √8 हो जाएगा, √9 नहीं होगा, ऐसे करके सर ये सारे के सारे इररेशनल नंबर्स हैं। फिर एक आप जानते होंगे पाई। तो सर ये हमारे पास में इररेशनल नंबर्स का सेट आ गया, है ना? ये क्या आ गया सर? इररेशनल नंबर्स का सेट आ गया। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए। इसको सोचने का सिंपल सा तरीका है कि भाई जो नंबर्स रैशनल हैं वो तो ठीक है, जो बचे वो सारे इररेशनल। ठीक है, हाँ अभी मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि आगे चलकर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बताए जाएंगे, चैप्टर है आपका उसकी बात करेंगे पूरी। हाँ पाई होता है, ई होता है, बहुत सारे होते हैं, बट अभी सिर्फ इतना ही लिख लो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर ऑल इररेशनल नंबर्स। अब ये बात क्या लिखी हुई है सर? अगर आप इनकी वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो इनका जो डेसिमल में आंसर आता है, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, ये हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए ले लेते हैं। बट अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पे जाऊं तो सर डेसिमल के बाद में दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब डेसिमल के बाद में ना तो कभी वो नंबर्स खत्म होंगे और ना कभी एक दूसरे को रिपीट करेंगे, कोई पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे। तो डेसिमल के बाद में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो इररेशनल नंबर्स होते हैं, या सिंपल भाषा में आप ये वाली चीज याद रखो। ठीक है भाई, लिख लिया? जल्दी से डन कर दिया तो DONE लिखकर भेज दो फटाफट, फिर आगे बढ़े। हाँ हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा मतलब ना ही खत्म हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा कोई पैटर्न। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। शाबाश। एक कह रहा है मेरा AIR 1 आया है बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मेरे ख्याल से मैं पूरी स्टेटमेंट बोल दूं, अब सपने से बाहर आ जा, है ना? AIR 1 सपने में आया था ना, आजा आजा बाहर आजा, शाबाश, डन। अब आप बताओ रियल नंबर्स किसको बोलते हैं? तो भाई सारे रैशनल नंबर्स मिलाकर प्लस सारे इररेशनल नंबर्स मिलाकर, ये दोनों चीजें, मतलब रैशनल नंबर्स क्यू से डिनोट कर रहे हो और इररेशनल नंबर क्यू बार से डिनोट कर रहे हो, इन दोनों को मिलाकर रियल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल R से। ठीक है,
सारे रैशनल नंबर, सारे इररैशनल नंबर एक जगह डाल दो, तो वो आपके पास में रियल नंबर तैयार हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट अगर मैं रियल नंबर का बनाऊं, तो जैसे रैशनल में इंटीजर्स भी आ जाते हैं, तो मैंने -1 रख दिया, 0 रख दिया, 3 रख दिया, 1/7 रख दिया, 5/18 रख दिया, -9/32 रख दिया, ऐसे चलता गया। फिर अब इररैशनल नंबर्स की बात करूं, तो फिर मैंने इसमें √2 रख दिया, √3 रख दिया, फिर √7 रख दिया, फिर मैंने इसमें पाई रख दिया, डॉट डॉट डॉट। इन दोनों को जब हम एक ही सेट में डाल दें, जब हम दोनों को एक ही सेट में डाल दें, तो वो बन जाता है सर रियल नंबर। बस इतना ही मुझे बताना था, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बहुत बेसिक हो गया, घबरा मत, अभी तो मुझे सिर्फ ये बताना है, क्योंकि इसका यूज होगा आगे चलकर, है ना। यहां से यहां तक आप बोल सकते हो सर दीज आर रैशनल नंबर्स, और ये वाले जो है सर दीज आर इररैशनल नंबर्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। और इसीलिए मैंने ये बोला है कि रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, क्यू रैशनल नंबर्स, क्यू बार इररैशनल नंबर्स। जल्दी से डन करके भेजिए, है ना। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। है ना। कुछ बोल रहे हैं सर बेसिक मैथ्स, तो मैंने आपको बोला था यार बेसिक मैथ्स जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर है। मैंने आपको शायद इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि नहीं दिया था, एक बार जल्दी से बताओ। बेसिक मैथ्स क्या है, एक बहुत बड़ा चैप्टर, उसमें लॉग भी आता है, इनइक्वालिटी भी आती है, मॉडुलस भी आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा, आइडेंटिटीज भी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। तो शुरू शुरू में तुम्हारे पे अगर इतना डाल दिया जाएगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार फिजिक्स में तो आसान आसान चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन। अपने जो राजू भाई हैं वो बाजी मार जाएंगे, हाँ राजवंत सर, प्यार से राजू भाई है उनका नाम, तो वो बाजी मार जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो गया, फिजिक्स। ऐसा नहीं होने के लिए अपने ने चाल खेल दी। मैं कहा जो आसान वाला चैप्टर है वो पहले ले आओ, सेट थ्योरी, मजा आएगा इसमें। अगला चैप्टर हमारा वो बेसिक मैथ्स ही, घबराओ मत, ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं जाएगा। चलिए अब आते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म 2। जल्दी से मेरे सामने देखना कि फॉर्म 1 क्या थी, अगर मैं रिपीट करवाऊं तो। सर फॉर्म 1 थी जिसको आप बोल रहे थे रोस्टर फॉर्म, लिखना नहीं है अभी कुछ भी, सिर्फ समझा रहा हूं, या फिर आप इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, किसी भी सेट को हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं, सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखते जाते हैं, कॉमा लगाते जाते हैं। दिस इज बेसिकली रोस्टर फॉर्म, मतलब कि हमें सारे के सारे एलिमेंट्स विजिबल होंगे। दिख रहे हैं ना कि 2 3 7 आर द पार्ट ऑफ दिस सेट, है ना। बहुत बढ़िया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स दिखते नहीं, इसमें एलिमेंट्स नहीं होते, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। एलिमेंट्स नहीं होते, एलिमेंट्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी। जायदाद नहीं वे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का मतलब है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो कौन लोग हैं, उसके बारे में हमें हिंट दिया जाएगा, है ना। तो रोस्टर फॉर्म हमने इसका पार्ट 1 देख लिया। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म देखने से पहले आप दो छोटे छोटे मीनिंग समझ लो। यहां चलते हैं एक बार वापस से, नोट करके, दो मतलब, दो सिंबल और उनके मतलब। जैसे एक है सिंबल ये और उसका मीनिंग, और मीनिंग के बाद में उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, पहला सिंबल है ये वाला जिसको आप बोलते हो एप्साइलन। क्या बोलते हैं इसको, एप्साइलन। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। सामने दिखता रहना और साथ साथ में चाहे तो लिख भी ले, क्योंकि ये इतना समझने वाला पार्ट नहीं है। ठीक है ना। हाँ ये लिखना है नोट्स में। सिंबल क्या है, एप्साइलन। मैंने आपको पहले ही बोला था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। ठीक है, बात ऐसे पूरी पूरी बोल के कोई नहीं बताता, है ना, सिर्फ सिंबलिक फॉर्म में वो आपको बताएगा, तो आपको रीड करनी आनी चाहिए। एप्साइलन का मतलब हो गया सर बिलोंग्स टू। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल देख कि एक सेट एक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो मैं ये बोलूंगा इस बात को जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं कि 4 इज मेंबर या एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। ये बात हम सबको समझ में आती है कि सर सेट एक्स का
4 जो है वो एक एलिमेंट है। अब इसी बात को मैथ्स में लिखा जाता है, दैट इज 4 बिलोंग्स टू सेट एक्स। समझे? एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तुम जो हो वो तुम किस सेट से बिलोंग करते हो? सब अर्जुना जेई सेट से बिलोंग करते हैं। आपने एक सेट बनाया है जिसमें उन सभी बच्चों को लिया गया है जो कि बहुत ही डेडिकेटेड है, मेहनत करना जानते हैं और आईआईटी में सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो 11th वाले बच्चों का हमने एक सेट बनाया जिसका नाम अर्जुना जेई है। तो यू बिलोंग्स टू विच सेट? सर अर्जुना जेई, है ना? जल्दी से बोलो। अब आप ये वाली बात नहीं लिखोगे क्योंकि ये बात होगी अंग्रेजी में पूरी पूरी। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। तो सर हम सिंबल में कैसे लिखेंगे? इतनी पूरी बात नहीं, ये मैथ्स में लिखी हुई बात कि 4 बिलोंग्स टू सेट एक्स। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है तो सीएलआर लिखकर भेज दो। हाँ, आज डीपीपी मिलेगी बेटा। फिर आते हैं सर सेकंड नंबर वाला पॉइंट, ठीक है, जिसका 2 सिंबल्स होते हैं, या तो कॉलन लगा दो या फिर एक लंबी लाइन लगा दो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। अब इसका मतलब होता है सच दैट, है ना? आगे चल के धीरे धीरे मैं तुम्हें सिंबल्स बताता रहूंगा। या तो कॉलन या फिर एक लंबी लाइन। इसका मतलब क्या होता है सर? इसको कैसे रीड करते हैं? दिस इज सच दैट, ठीक है। अब मैंने जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने बोला एक्स इज सच दैट, ठीक है, या एक्स की जगह कुछ और ले लो, स्मॉल एक्स ले लीजिए प्लीज। एक्स इज सच दैट एक्स इज डिवीजर ऑफ 6। अब जैसे ये वाली बात पूरी की पूरी मैंने इंग्लिश में लिखी, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा मैथ्स में? जहां पर ये सच दैट आता है ना, सच दैट यूज होता है उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए कि ये जो एलिमेंट एक्स है ये है कौन? सर ये डिवीजर ऑफ 6 है ना? तो इसको कैसे लिखूंगा? एक्स इज सच दैट एक्स इज डिवीजर ऑफ 6। एक्स इज सच दैट एक्स इज डिवीजर ऑफ 6। तो सच दैट के बाद में यहां पर जो लिखी होती है दैट इज प्रॉपर्टी होती है उसकी, है ना? अब डिवीजर ऑफ 6 कौन कौन सा है भाई? एक्स की बता दो। कौन कौन सा नंबर है जो 6 को डिवाइड करते, मतलब जो 6 जिनकी टेबल में 6 आता है, तो दैट इज 1 2 3 और 6, है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ईमानदारी से बताइए, क्या आपको ये सारे सिंबल्स, 2 ही सिंबल है, और विद एग्जांपल क्लियर हुए कि नहीं? और बाकी इनका हम यूज करेंगे तो आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, क्या ये सही है? तो सच दैट क्या सर, यहां पे अगर लंबी लाइन की जगह आप कॉलन भी लगा सकते थे, एक ही बात है। अब मैं आता हूं भाई, जल्दी से देखना इस चीज पर कि सेट बिल्डर फॉर्म होती कैसी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म सर ऐसी होती है कि इसमें भी हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं दिखते, एलिमेंट की प्रॉपर्टी दिखती है। तो मान लो आपने यहां पर लिख दिया सर कुछ भी, लेट से एलिमेंट अल्फा, फिर यहां पर आपने लगा दिया सच दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय अल्फा। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं पर भी आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा, उसकी प्रॉपर्टी दिख रही है। एलिमेंट नहीं दिख रहा, उसकी प्रॉपर्टी दिख रही है, ठीक है। इसमें एलिमेंट नहीं विजिबल होते। एलिमेंट हमें किस में विजिबल होते हैं जल्दी से बताओ सर? पिछले वाली फॉर्म में, दैट इज रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में सर एलिमेंट नहीं दिखेंगे, इसमें तो हमें उसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई दिखेगी कि अल्फा, वो आपको अल्फा को लेना है, ठीक है। मतलब इस सेट के अंदर, सेट एक्स में अल्फा की वैल्यूज लेनी है, अल्फा की वैल्यूज सेट एक्स में रखनी है,
सर कौन सी वैल्यूज जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करे? मेरे ख्याल से जब तक मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बताऊंगा तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा। फटाफट सेट बिल्डर फॉर्म लिखो और उसके बाद में डायरेक्टली ये वाली चीज लिख दो, बस ये और ये वाली लाइन की वैल्यू हमें अल्फा की लेनी है जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। अभी एग्जाम्पल बताता हूं, तुम्हें समझ में आएगा, है ना? नहीं नहीं, हमेशा अल्फा नहीं, यहां पे कुछ भी ले लो, यहां पे आप टी लिख दो, प्रॉपर्टीज फॉलोज बाय टी, स्मॉल एक्स लिख दो, प्रॉपर्टीज फॉलोज बाय स्मॉल एक्स। यहां पे कोई भी एक मुझे लेटर यूज करना था तो वो कोई भी हो सकता है, आप एस लिख दो, प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय एस, ठीक है ना? अब सर ये वाली चीज तो नहीं समझ में आई? मैंने कहा हाँ अब समझ में आएगी। देख इधर, जैसे मैंने एक सेट आपको बताया, देख इधर, सेट एक्स और यहां लिया अल्फा, सच दैट अल्फा इज letter of word, alpha is letter of the word school। अल्फा क्या है? अल्फा है सर स्कूल जो वर्ड है उसका कोई एक लेटर, ठीक है? तो अब देखो मैंने यहां पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लिखकर दिखाई है, तो ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली हमारे पास कौन सी फॉर्म है सर? ये हमारे पास में है सेट बिल्डर फॉर्म, एसबीएस। अब इसको आप कन्वर्ट कर दो रोस्टर फॉर्म में, जहां पर हमें वो एलिमेंट्स दिखे कि कौन है भाई अल्फा। तो अब हमने बोला कि सेट एक्स को सर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अल्फा जो है वो स्कूल नाम के वर्ड का लेटर है, तो अल्फा एस भी हो सकता है, अल्फा सी भी हो सकता है, अल्फा एच भी हो सकता है, अल्फा ओ भी हो सकता है। दो बार ओ नहीं लिखेंगे बिकॉज अब आप रोस्टर फॉर्म लिख रहे हो, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो एल भी हो सकता है। तो सर यही इसकी कौन सी फॉर्म होगी सर? ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, है ना? ये दोनों एग्जैक्टली सेम लिखे हुए हैं, दीज टू आर एग्जैक्टली सेम। ये दोनों सेट क्या है? एग्जैक्टली सेम है जी, है ना? क्या ये बात क्लियर है सभी को? करली ब्रैकेट लगाना है, SCHOL। अब ये वाली कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमें एलिमेंट्स नहीं दिख रहे कि अल्फा है कौन, बस उसने प्रॉपर्टी बता के छोड़ दिया। अब सर इस वाले में क्या है? इसने हमने इसको कन्वर्ट कर लिया रोस्टर फॉर्म में। अब हमें सेट एक्स में दिख रहे हैं भाई एलिमेंट कौन कौन से हैं सर? अल्फा SCHOL में से कोई भी हो सकता है। कितने लोगों को बात समझ में आया? SMJ लिखकर भेजना, ठीक है? एक और एग्जांपल देता हूं, जरा देखना। अब प्रॉपर्टी हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी लिखी होगी, प्रॉपर्टी मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। देख इधर, सेट एक्स जिसमें हमें अल्फा लेना है, अल्फा इज सच दैट कि अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहां पर मैंने दो प्रॉपर्टी डाल दी, ठीक है ना? दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसको मैं P1 बोल रहा हूं, और दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, है ना? तो यहां पर जो अल्फा लिखा जाएगा वो सभी प्रॉपर्टीज को कॉमनली सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज, कॉमनली सेटिस्फाइज ऑल प्रॉपर्टीज, वो वाला आपको लिखना है। अब यहां पर दो प्रॉपर्टीज है कि अल्फा एक नेचुरल नंबर भी है और अल्फा 5 या 5 से छोटा भी है। अब अल्फा 5 या 5 से छोटे तो सर बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं तो सर 5 से छोटा 5 भी होता है, 4.3 भी होता है, 4 भी होता है, 3.8 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -हाफ भी होता है, ये सारे। तो 5 से छोटे नंबर तो सर ये सारे हैं। बट आपने बोला कि नेचुरल नंबर, अब इनमें से नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं भाई? तो सर नेचुरल नंबर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो दोनों को कॉमनली सेटिस्फाई करने वाला नेचुरल नंबर, तो लो सर 1 2 3 4 5। मेरे ख्याल से अब बात थोड़ी थोड़ी काबू में आने लगी होगी। अगर मतलब बात समझ में आई है तो SMJ लिखकर भेजेंगे कि हां सर ये इसी सेट की कौन सी फॉर्म? सर जहां पर हमें एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते, जहां पर हमें प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, उस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी को ही हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में सर? रोस्टर फॉर्म में, जहां पर हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं। कितने लोग समझ गए कि सर अब ऐसे दिया जाएगा, ठीक है?
हाँ, अब बढ़ी ना भाई एकदम एसएमजे की लाइन। जब कोई थ्योरी, जब भी मैं आपको फ्यूचर में भी बता दूं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मैथ्स क्लास, तो जब भी मैं कोई एग्जाम्पल, मतलब जब तक थ्योरी बताऊं तो मेरे ख्याल से आपको वो क्लियर नहीं होगी चीजें जब तक हम एग्जाम्पल नहीं कर लेते। और एग्जाम्पल करते हैं सर, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लो भाई शुरू हो जाओ। रैपिड फायर राउंड है और आपको ये सारे सवालों का जवाब रफ कॉपी में देना है, इसमें से लिखना कुछ भी नहीं है। लिखने वाला पार्ट जो था वो ये था, और फिर आपने ये 2 एग्जाम्पल लिख लिए बस। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये वाली चीज, ये सिर्फ वन टाइम सॉल्विंग वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको क्लियरली अपने कॉपी में मतलब रफ कॉपी में सॉल्व करो, और आपको लगता है कि अगर किसी सवाल में आप अटके हो तो फिर आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, फेयर कॉपी में। बट मुझे नहीं लगता आप किसी सवाल में अटकोगे। उसने बोला है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, इन सभी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। और ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, देखो भाई, क्योंकि किसी में भी आपको एलिमेंट्स नहीं दिख रहे। पहले वाले का बता दो आराम से आंसर क्या होगा। आराम से पढ़ते हैं। x इज सच दैट x इज ए होल नंबर एंड x इज लेस देन 5। अब यह बात वो ऐसे लिख दे, बट सर ये भी आपने अंग्रेजी का भरपूर यूज कर लिया, आप तो स्टेटमेंट्स लिखने लग गए। तो मैथ्स में स्टेटमेंट्स नहीं लिखी जाती, सिंबल्स का यूज होता है। तो इसी चीज को वो ऐसे भी लिखेगा, x इज सच दैट कि x बिलोंग्स टू होल नंबर। मतलब पहली प्रॉपर्टी उसने बता दी कि भाई x एक होल नंबर है और x 5 से छोटो है। 5 से छोटो है मतलब उसके बराबर भी नहीं है। तो भाई यहां पर बता सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं। 5 से छोटे नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 सर यही आएंगे। अब एक बच्चा अपने मन में डाउट पाले बैठा है कि सर आपने इसमें 5 क्यों लिया। भाई 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बोल रहा है कि लेस देन 5। इक्वालिटी थोड़ी लगा रखी है यहां पर कि हाँ भाई लो इक्वल्स टू 5 भी चलेगा। लेस देन मतलब 5 से छोटे। सर 0 को क्यों ले लिया, क्योंकि सर होल नंबर है। अगला सवाल, अल्फा इज ए प्राइम नंबर। पहली प्रॉपर्टी उसने आपको बता दी है कि अल्फा एक प्राइम नंबर है, और दूसरा अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, अल्फा एक प्राइम नंबर है और अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। तो पहले एक काम करते हैं सर, इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन के रूट्स बता क्या होंगे भाई। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 28 आना चाहिए, तो 11 का 7 और 4 हो जाएगा, है ना। आहा हा हा, मजो ही मजो। सर इनमें से अल्फा कॉमन लेंगे तो यहां आएगा अल्फा -7, और इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा अल्फा -7। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2 फैक्टर्स आगे सर, अल्फा -7 और अल्फा -4। तो सर यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 4,7। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले अल्फा हमारे पास में 4 और 7 है ना। और इसमें से भैया हमें प्राइम नंबर चाहिए, सिर्फ एक ही है सर इन दोनों को कॉमनली सेटिस्फाई करने वाला। तो भाई जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, कैपिटल एक्स से डिनोट कर रखा है, सिर्फ एक ही इंसान आएगा, दैट इज 7। थैला फॉर ए रीजन, आंसर इज 7। 7,4 अगर कोई बच्चा लिख रहा है, मान लो एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर सेट एक्स इज नथिंग बट 4,7, ये सही है कि गलत है ये बताओ। ऑब्वियसली सर ये गलत है, कारण क्योंकि आपने 2 प्रॉपर्टीज लिखी थी, उसमें से दोनों को कॉमनली सेटिस्फाई करने वाला वहां लिखना है ना भाई। प्राइम नंबर भी होना चाहिए, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 7 इज ए प्राइम नंबर। शाबाश। अगला सवाल, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अरे यार ये तो आसान है ना, ये तो सर तुरंत हो जाएगा। तो लेटर सॉरी सेट ए जिसमें हमें एक्स लेना है, और एक्स क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो कभी कभी अल्फा यूज हो रहा है, कभी कभी एक्स यूज हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी यूज कर लो, बस आप उसकी हमें प्रॉपर्टी बता दो। तो P फिर R फिर I फिर N फिर C, I ऑलरेडी लिख लिया है, रिपीटिशन अलाउड है नहीं, फिर वापस से P आ गया है, फिर A और फिर L। एक बार बताना, व्हाट इज कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। मतलब इसी में ही मैं अगर पूछ लेता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्टली, तो पहले तुम ये वाली फॉर्म लिखते फिर ये बताते 1 2 3 4 5 6 7। सर इसमें हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 7। ठीक है, हो गया। हाँ अगला, अब अगले वाला ध्यान सुनना। x बिलोंग्स टू, x इज सच दैट x इज इंटीजर। पहली चीज उसने ये बोल दी कि इंटीजर है, और दूसरी चीज उसने ये बोल दी कि इसको सेटिस्फाई करता है कि -3 या -3 से बड़ा और 4 से छोटा।
तो जरा बताना कौन कौन से इंटीजर्स होंगे। -3 और 4 के बीच के सारे इंटीजर्स, -3 चलेगा, 4 नहीं चलेगा, क्योंकि 4 पे इक्वालिटी नहीं है, उससे छोटे चाहिए। तो -3 एक इंटीजर है, फिर इसके राइट में आओ -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने -3 को क्यों लिया और 4 को क्यों नहीं लिया? कारण, क्योंकि -3 पे आपने इक्वालिटी लगा रखी है, मतलब x -3 के बराबर हो सकता है, बट x हमेशा 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटा इंटीजर तो सर यही है ना। यहां पर इसका अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी 1 2 3 4 5 6 7। सर यहां पर भी थाला फॉर ए रीजन। ओ माय गॉड, है ना। साइन ऑफ इक्वालिटी, बिल्कुल सही। क्या आपको इस रैपिड फायर राउंड में कोई भी ऐसा सवाल लगा कि जो आपका थॉट को थोड़ा हिला दिया हो कि सर मेरा तो जवाब गलत हो गया था? ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, जिनको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सर रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज दिखाई देती है ना, है ना। अब इतना बताने के बाद में ये सब बेसिक बेसिक हो गए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब जो सवाल आपके सामने आ रहा है, अगर कोई भी ऐसा नहीं लगा तो कुछ भी नहीं लिखना है भाई, एक भी चीज आपको नोट्स में नहीं लिखनी है। रैपिड फायर राउंड था, सीधा सीधा आपको जवाब देना था। अब आते हैं एक बढ़िया सवाल पे। ये है भाई सोचने वाला सवाल, और ये तुम्हारी एनसीईआरटी का भी सवाल है। हाँ ठीक है ना। अब ये थोड़ा सोचने वाला है, ठीक है ना, हल्का सा सोचना पड़ेगा। चलो चलो चलो, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में सही जवाब देने की कोशिश करेंगे, जल्दी जवाब देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। क्या बोल रहा है? x इज सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। पहली चीज तो उसने बोली 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, मतलब सर x जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, 10 11 12 13 14, इनमें से कोई है x। उसके बाद में उसने एक बात और बोल दी, सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, कि जैसे अगर मैं सम ऑफ द डिजिट्स पूछूं तो 10 का सम ऑफ द डिजिट्स कितना आ रहा है 1, 11 का सम ऑफ द डिजिट्स, दोनों डिजिट्स को जोड़ू तो दैट इज 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, ऐसे चलता जाएगा। सारे लिखने हैं, सारे सारे, ऑल ऑल ऑल। तुम अगर मुझे सिर्फ एक बोल रहे हो कि सर लो 44, क्यों 71 नहीं है, क्यों 62 नहीं है, 26 नहीं है, ये सब 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं भाई, ये भी तो है। सारे सारे, मैं सारे पूछ रहा हूं, तुम मुझे एक बता रहे हो। अब इसको सोचने का तरीका बताता हूं, है ना। पहले एक काम करो, आपको 8 लेकर आना है सम, ठीक है। तो एक तरफ 8, एक तरफ 0, ठीक है। 8 + 0 इज 8 होता है। अब एक यहां से कम कर दे 7, और एक 1 इधर भेज दे, एक यहां से और कम कर, यहां कितना आ जाएगा 6, इधर भेजा तो 2, मतलब पहले मैंने 8 रखा, साथ में 0, इसमें से एक 1 इधर भेजा तो 7 यहां बचा, 1 यहां, एक 1 और इधर भेज दिया तो 6 यहां, 2 यहां, एक 1 और इधर भेजूंगा तो 5 यहां, 3 यहां, एक 1 और इधर भेजूंगा तो सर 4 यहां, 4 यहां। अब उसके बाद में एक 1 और इधर भेजेगा तो सर उल्टा हो जाएगा काम, मतलब सर 3 यहां, 5 यहां, फिर एक 1 और इधर भेजेगा तो सर 2 यहां, 6 यहां, एक 1 और इधर भेजेगा तो 1 यहां, 7 यहां, और एक 1 और इधर भेजेगा तो सर 0 यहां, 8 यहां। अब मुझे एक बात बता, ये जो सेट सी आप हमसे बनवा रहे हो, उसमें 2 डिजिट के नेचुरल नंबर, तो जरा देखना, 80 हो गया एक, फिर एक 71 हो गया, 62 हो गया, 53 हो गया, 44 हो गया, 35 हो गया, 26 हो गया, 17 हो गया। क्या मुझे 08 लेना चाहिए? तो आंसर इज सर नो, 08 इज नथिंग बट 8 ओनली, और ये 2 डिजिट का नहीं भाई, ये 1 डिजिट का नेचुरल नंबर होता है, तो इसलिए सर इसको हटा दो, तो ये वाला बात सही रहा। सर ये है हमारा सेट सी, और अगर मैं इसमें आपसे इसका कार्डिनल नंबर पूछ लूं, ऑर्डर पूछ लूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लूं, तो क्या आप मुझे जवाब दे पाएंगे? तो आंसर इज सर यस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज 8। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये सोच के लिखना था, और सोचा कैसे वो भी मैंने आपको बताया। सम 8 चाहिए तो 8 और एक तरफ 0, अब एक एक इधर ट्रांसफर करता जा, एक एक नंबर इसको भेजता जा,
सारे के सारे अपने आप आ जाएंगे। इजी है, क्लियर है, CLR लिख दो। मेरे ख्याल से अगर आप चाहो तो ये वाला, सिर्फ ये वाला एग्जांपल कॉपी में लिख सकते हो, बट अगर आपको ये भी इजी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। इट वॉज इजी, है ना। हां, अगर मान लो कोई बच्चा, अब देखो आपको कंपटीशन की थोड़ी सी फील दिलवाता हूं क्योंकि आज दूसरा ही दिन है, ज्यादा डराऊंगा नहीं। अब तक अगर मान लो ये सवाल तुम्हारी 10th की बोर्ड में आया होता और आप इन 8 में से सिर्फ इसको भूल गए और तुमने ये 7 एलिमेंट्स उनको लिख के दिखाए, मैं आपको अब कंपटीशन की फील दिलवा रहा हूं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आपको फील आ जाएगी कि व्हाट इज कंपटीशन। क्यों बोलते हैं सर दिस इज कट थ्रोट कंपटीशन, क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर ये सवाल आपके 10th बोर्ड में आया होता, सेम क्वेश्चन, और आप ये सारा लिखकर दिखाते, बट लिखते लिखते सर हमसे पेपर के प्रेशर में ये वाला नंबर 26 मिस हो गया। मान लेते हैं क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आया था, तो एग्जामिनर देखेगा यार बच्चे ने मेहनत की है, बहुत अच्छा लिखा भी है, सारे लिख दिए, बस एक मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको 2 नंबर दे देते हैं या फिर 1.5 नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। ये आपके 10th बोर्ड तक की सिचुएशन थी क्योंकि आप उसको लिख के दिखा रहे हो एग्जामिनर को। अब ये सवाल आपका आया मान लो जेई में, ठीक है, जिसमें आपके पास में एक सवाल को सही करने पर +4, छोड़ने पर 0 और गलत करने पर -1। अब जरा देखना क्या हुआ कि आपको एक ऑप्शन ये वाला दिखा जिसमें 26 नहीं था, आपने वो ऑप्शन टिक कर दिया, इसका मतलब आपका जवाब सही हुआ कि गलत? सर गलत। सर गलत होते ही हमें मिलेगा -1, इसका मतलब सर हम उस बच्चे से भी पीछे चले गए जिसने ये सवाल किया ही नहीं। 2 बच्चे थे मान लो एग्जामिनेशन में, या 3 बच्चे, जिसने एक ने सही कर दिया वो घर +4 ले गया, एक जिसने ये सवाल देखते ही बोले मुझसे तो नहीं सॉल्व होगा, छोड़ दिया, दूसरे ने क्या किया, सॉल्व किया बट आधा अधूरा सॉल्व किया, उसका कंप्लीट आंसर नहीं आया, पूरा जवाब नहीं आया, उसका जवाब हुआ गलत और उसको मिलेगा -1। मतलब सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, व्हाई एक्यूरेसी मैटर्स हियर, क्यों बोला जाता है सोच के जवाब देना, अच्छे से जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करना, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर तुमने कोई भी चीज मिस की तो आपकी हालत उस बच्चे से भी खराब हो जाएगी जो वो सवाल छोड़ के आया है, क्योंकि आपकी कोई आंसर शीट चेक नहीं कर रहा है, सीधा आपका रिस्पॉन्स चेक किया जा रहा है। कितने लोगों को इससे कंपटीशन की फील आई कि हाँ सर ये बात हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि हाँ यार ये तो काम खतरनाक है, ये तो काम खतरनाक है सर, है ना, समझे? चलिए, हाँ इसीलिए आपको क्या करना, हाँ फा बोले सर फा, फा हो जाएगा भाई, ध्यान रखना पेपर में। तो इसलिए अब आपको समझ में आ रहा है वो सब वर्ड्स क्यों बोले जाते हैं भाई। मैंने जब ये सवाल आपके सामने आया क्या बोला था, जल्दी जवाब देने की कोशिश मत करना, मैं किसी का भी नाम प्रोनाउंस नहीं करूंगा कि भाई ये हमारा विजेता है, नहीं, वो सब क्लास 10 तक की बातें थी जब हम सर थोड़े चुलबुले हुआ करते थे। अब क्लास 11th, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, अब हमें थोड़ा सीरियस होकर सोच के जवाब देना है, और सोचने की आदत पहले दिन से डालिए प्लीज, कि सर हम समझ गए कि क्या है, ये है गेम, कोई आपकी उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। घर पे आके चाहे आप अपने भैया दीदी पापा, इनफैक्ट मुझे भी आके बताओगे ना कि सर मैंने उस सवाल को अटेम्प्ट किया था, मैं सारे लेटर्स या सारे नंबर्स मैंने ढूंढ लिए थे, बस एक 26 मुझसे मिस हो गया सर, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, कि यहाँ पे कोई दिक्कत कोई जगह ही नहीं है भाई, इसीलिए इसको कंपटीशन बोलते हैं, है ना, शाबाश। चलिए अब एक काम करते हैं, रिवर्स गेम खेलते हैं। रिवर्स गेम मतलब अभी आप यहां से यहां बहुत अच्छे से आ रहे थे, है ना, अब मैंने कहा यहां से यहां चलो, ऐसे दिमाग की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बस, है ना। अभी हम यहां से यहां जा रहे थे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं आपको रोस्टर फॉर्म दूंगा, आपको उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। जैसे एक पहले एग्जांपल कर लेते हैं, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, सभी लोग सामने देखेंगे, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। मैंने आपको बोला कि भाई एक सेट एक्स है जिसमें 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब तू मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बता, SBF, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? ध्यान से सुनना जो आपको बताना चाह रहा हूं। अब हमें उल्टा जाना है,
मतलब सर हमें ऐसी प्रॉपर्टीज लिखनी है जिनको फॉलो करने वाला ये इंसान हो। तो सबसे पहले जवाब आया सर किसका? आपकी क्लास में एक कोई बच्चा है सुमित। सुमित ने बोला सर मैंने लिख दिया है। मैंने कहा क्या लिखा है भाई? बोला सर x इज इक्वल टू, कोई भी हमें यहां पर एक एलिमेंट लेना होता है, चाहे वो आप अल्फा ले लो, अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और अल्फा लेस देन इक्वल टू 4। सुमित ने ये वाला जवाब दिया, ठीक है ना? सुमित ने ये वाला जवाब दिया। उसके बगल में बैठा था संतोष। बहुत ही पुराने नाम यूज कर रहा हूं, तुम लोग तो आजकल थोड़े अलग अलग स्टाइलिश नाम है ना? है ना? उसने बोला कि सर मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, अल्फा इज ए नेचुरल नंबर एंड अल्फा लेस देन 5। 5 से छोटा तो भी सर यही आएंगे 1 2 3 4। संतोष ने ये जवाब दिया, ठीक है। उसके बगल में ही बैठी थी अगले बेंच पर सुष्मिता। वेलकम टू द एस फैमिली। उसके अगले ही बेंच पे बैठी थी सुष्मिता। आपस में बच्चे बात करते हैं, भाई मैंने लिख लिया, तूने क्या लिखा, आगे देख रहे हैं ना। उसने बोला कि सर मैं तो इसको ऐसे लिखूंगी, x is such that x belongs to whole number और x is greater than equals to 1 less than equals to 4, है ना? ठीक है ना? फिर उसी के ही बगल में और बैठी थी, कौन? और देखो, सुनीता। उसने बोला t is such that t belongs to integer t greater than 0 और लेस देन 5, है ना? है ना? फिर उसी के ही बगल में सुनीता, सुष्मिता, संतोष, सुमित, सचिन। एक सचिन नाम का बच्चा भी था बैच में। ना ना ना, गलत मत सोचना। बोले सर हमें मिल जाए तो हम तो उसको सेट कर देंगे। मैंने कहा ना ना भाई, ऐसे थोड़ी करते टीचर के साथ। भाई उसने लगा दिया दिमाग फुल टूस। उसने बोला कि देख एक्स इज सच दैट सर ये सब ऐसे ही पागल बना रहे, सीधा सीधा ऐसे लिखो ना, 5 से छोटा 0 से बड़ा। ले भैया, अब ये बताओ इसमें से किसका जवाब सही है, किसका जवाब गलत है ना? पहले अगर हम इस पे आए तो ऑब्वियसली सर दिस आंसर इज करेक्ट। ये आंसर एकदम सही है। कारण क्योंकि सर नेचुरल नंबर 4 या 4 से छोटे, तो ऑब्वियसली 4 3 2 1 वही लिखा हुआ है, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, सॉरी, दिस आंसर इज करेक्ट। उसके बाद में बारी आई सर संतोष की। उसने बोला कि नेचुरल नंबर ही चाहिए बट लेस देन 5 चाहिए। लेस देन 5 बोला है, मतलब उसमें इक्वालिटी नहीं लगाई, तो ये बात भी सही है, बिकॉज लेस देन 5 मतलब 4 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 4 3 2 1। सर ये भी सही लिखा हुआ है। फिर आए थे सर सुष्मिता पर, बहुत बढ़िया। वो बोल रही है कि एक्स इज ए होल नंबर। होल नंबर में सर 0 1 2 3 4 5 ऐसा होता है, बट वो बोल रही है कि 1 या 1 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा। तो सर ये बात भी सही लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर वो ये बोल रही है, फिर आई बात सुनीता की। टी इज सच दैट टी इज एन इंटीजर। इंटीजर में सर कौन कौन से होते हैं सर? -1 0 -2 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव वाले और ऐसे नेगेटिव वाले। तो सर इंटीजर है बट 0 और 5 के बीच में है, तो 0 भी नहीं लेना 5 भी नहीं लेना सर, ये वाले। तो ये भी ठीक लिखा हुआ है भाई, है ना? ये भी सही है ना? अब बात आई सचिन की। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सचिन सही बोल रहा है ना? तो भाई इसको समझ, ये वाली चीज गलत है। और जो जो इस बात को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये वाला जवाब भी दिया है कि एक्स इज सच दैट कि एक्स 0 और 5 के बीच में है। पहले आप अपने दिमाग से ये कचरा निकाल दो कि 0 और 5 के बीच में सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते हैं। आपको मुझे ये बताना पड़ेगा। आपने बोला 0 से लेकर 5 के बीच में,
तो ले भैया 3.87, जो नंबर मैं बोल रहा हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 3.87, क्या वो 0 और 5 के बीच में नहीं होता? होता है सर। तो मतलब सर इसमें तो हमारे पास में x बराबर 3.87 भी हो सकता है, x बराबर 1.82 भी हो सकता है, x बराबर √2 भी हो सकता है, x बराबर सर 15/13 भी हो सकता है, x बराबर √7 भी हो सकता है ना? तो भाई तुमने सिर्फ ये बोला कि 0 और 5 के बीच के नंबर ले लो, तुमने आगे ये थोड़ी बताया कि मुझे नेचुरल नंबर लेने हैं, होल नंबर लेने हैं, इंटीजर लेने हैं, रैशनल लेने हैं, इररैशनल लेने हैं, बताओ ना। और नहीं बताओगे तो मैं तो सारे नंबर लूंगा। तो ये जो है ना, ये जो तुमने बात लिखी है, इसमें ये सारे इंक्लूडेड हैं। तुम अपने मन में सोच रहे हो कि हाँ 0 और 5 के बीच में 1 2 3 4 ही होते हैं, क्यों? 2.87 नहीं होता, 3.92 नहीं होता, 4.13 नहीं होता। ये सब नंबर जो मैं बोल रहा हूं 0 और 5 के बीच के ही हैं, तो वो भी इंक्लूड हो गए। तो दिस इज रॉन्ग, समझ में आया? ये गलत है। इसका मतलब सर ये सारे पार्ट जो है दैट इज करेक्ट। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना। अब यहां पर एक डाउट और आया, सर एक सवाल था जवाब इतने सारे, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है, एक सेट को आप बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, है ना? मतलब कि जब आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म होगी तो वहां से एक ही रोस्टर फॉर्म आएगी। ठीक है, एक ही। बट जब आपको रोस्टर फॉर्म दी होगी तो उसकी मल्टीपल सेट बिल्डर फॉर्म्स बन सकती है, मल्टीपल सेट बिल्डर फॉर्म्स बन सकती है, मल्टीपल, और वो सारी की सारी सही कहलाएंगी। ठीक है, कि अगर मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म दूं तो उसकी एक ही रोस्टर फॉर्म होगी, बट अगर मैं आपको रोस्टर फॉर्म दूं तो उसकी मल्टीपल सेट बिल्डर फॉर्म्स हो सकती हैं जी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, एक बोल रहा है सचिन का आईक्यू बहुत कम है मुझे थोड़ी बोल रहे होंगे तुम, है ना? मुझे तो नहीं बोल रहे ना भाई। सेट बिल्डर फॉर्म की एक ही रोस्टर फॉर्म होगी, बट अगर मैं सवाल में आपको रोस्टर फॉर्म दूं तो उसकी मल्टीपल सेट बिल्डर फॉर्म्स हो सकती हैं। ये रहा जी आपके पास में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, फटाफट तरीके से देखते हुए घूरते हुए एग्जांपल्स के आंसर बता दो कि भैया इन सभी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर्टी वाली फॉर्म में लिखना है, और फटाफट लिखेंगे सभी लोग जल्दी से। हाँ, पहले रफ कॉपी में भाई, पहले रफ कॉपी में। अब जैसे ये वाला पार्ट नोट नहीं करना था, ये वाला पार्ट नोट नहीं करना था, ये सिर्फ एग्जाम्पलरी था। ठीक है, और फिर सर आपने ये नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ये मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था। आई होप धीरे धीरे आप इस चीज की फील ले पा रहे हैं कि व्हाट इज कंसाइज नोट्स। है ना? अब जब तक तुम ये लिखते हो चारों पार्ट्स, तब तक मैं एक बार डाउट देख लेता हूं। देखते हैं भाई डाउट में क्या है। सर बाकी चार में भी तो पॉइंट्स वाले बना सकते हैं, नहीं बना सकते स्नेहा जी? नहीं बना सकते, मैं आपको बताता हूं, देखो इधर, क्योंकि बाकी चार में जैसे सुष्मिता जी ने ये मेंशन किया है कि 1 और 4 के बीच में लेना है, बट दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने ये भी लिख दी कि वो होल नंबर होना चाहिए। तो अब आप 2.87 को नहीं ले सकते, कारण क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। उन्होंने यहां पर ये मेंशन किया है, इस भाई ने यहां पर मेंशन किया है, संतोष ने, कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसने मेंशन किया है कि इंटीजर होना चाहिए, इसने मेंशन किया है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसने कुछ मेंशन ही नहीं किया। Sir, I have a doubt if 5 apples and 6 bananas. My question is why you bought Defender instead of BMW? If you have 5 apples and 6 bananas, then go to the market, do some harmony, and distribute them to the peoples around you who need them, and have a banana by yourself also. तो आपको अच्छा लगेगा डिफेंडर क्यों ली सर? अगर नो कांस्टेंट ना हो, एग्जाम्पल 2 4 6 8 ऐसा हो, तब एक्स ही लिखेंगे। मतलब अगर नो नंबर कांस्टेंट ना हो तो अभी बताएंगे ना भाई इनके लिए, है ना? इनके लिए बताएंगे, अभी घबरा मत। अब ये तेरा डाउट जो गरिमा जी है, आपका डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा बेटा। जैसे यहां पे नंबर्स कांस्टेंट नहीं है, इसमें क्या करना है? आरसीबी वॉन द टॉस एंड चूज टू द फील्ड, यस। तो मेरे ख्याल से तू फील्ड बॉय तो नहीं है भाई, है? ये तू गलत कर रहा है बेटा। ये ऑनलाइन दुनिया में तूने बगल वाली उस पे टैब पर मैच खोल रखा है, क्या नाम है,
हर्षल के पिताजी जल्दी से मेरी आवाज सुने। हर्षल के पिताजी अगर आप लॉबी में बैठे हैं जल्दी से आओ, आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, मैच देख रहा है, पकड़ लो इसको रंगे हाथों। मैं भी तेज तेज बोलूं, तूने अचानक से आवाज धीरे कर दी ना, बोले सर पापा सुन लेंगे। अबे यहां पे ध्यान दे, आरसीबी टॉस जीत गई बता रहा है। वैसे अच्छी बात है, मैं भी मैच देखूंगा, बट अभी तो ये वाला मैच जरूरी है ना भाई, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना भाई। Why there so much influence of Greek alphabets in the mathematics? Because उधर ग्रीक लोगों का काफी हाथ रहा है, और नंबर्स और अल्फाबेट्स हमने मतलब यूज कर लिया। उसके बाद में हमें सिंबल्स की जरूरत थी तो ग्रीक अल्फाबेट्स यूज कर लिए। अब मैं अपना ही एक नया सिंबल बना दूं भाई, लो दिस मीन्स बिलोंग्स टू। तो ये तुम्हें टाइपिंग में नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए फिर वही जो अवेलेबल है उन्हीं को यूज कर रहे हैं। हाउ सुष्मिता's आंसर इज करेक्ट, शी सेज द होल नंबर and 0 is also included in the whole number, but x greater than 1 is written. तो I hope you know this. सुष्मिता ने बोला कि x is a whole number, but साथ में उसने दूसरी प्रॉपर्टी जो मेंशन की कि 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो होल नंबर जो 1 या 1 से बड़ा हो तो 0 एक्सक्लूड हो गया ना अपने आप। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। पहले वाले सवाल पे आते हैं। बेल्ट की बारिश होगी अब। हर्षल ने हेडफोन लगा रखे, ओ माय गॉड, वन स्टेप अहेड ऑफ द टीचर। चलिए अब एक बार बताओ, इन सबको देखकर तुम्हें कुछ तो फील आ रही होगी कि यार ये लोग कौन है। जैसे मान लो अगर मैं पहले वाले सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं, फिर यहां पर सुमित ने बोला अब की बार मैं सही जवाब दूंगा। उसने बोला कि सर सेट ए जो है वो और कुछ नहीं, सभी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसा है ना। तो उसने बोला कि आप x की वैल्यू लेना सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n इज नेचुरल नंबर। पहले आप इस बात को समझो कि ये मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। तो जो जो नेचुरल नंबर मेरे पास होगा वो इसमें पुट करता जाऊंगा और उसका स्क्वायर करता जाऊंगा, तो यही चीज तैयार हो जाएगी, है ना। फिर एक जवाब और आया, चलो ये सुमित और ये सब हटा देते हैं। इसको एक तरीके से और लिखने का तरीका, x is such that x is square of natural numbers। है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो। आप पहले ये समझो कि पहले वाले में मैंने क्या किया कि n एक नेचुरल नंबर है, जो जो नेचुरल नंबर है यहां पुट करते जाओ, यहां से जो जो वैल्यू निकलेगी वो यहां डालते रहना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। फिर एक बच्चे ने और दिमाग लगाया, उसने बोला कि सर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। और उसने यहां स्क्वायर लगा दिया। समझना जरा इस चीज को, यहां लगा दिया एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x नॉट इक्वल टू 0। अब ये वाला जो है ना तीसरा पार्ट, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अब की बार मुझे वैल्यू x की नहीं लेनी है, अब की बार हमें किसकी वैल्यू लेनी है सर, ये जो सच दैट से पहले लिखा होता है इसकी वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। सेट ए में एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेनी है, सेट ए में एक्स स्क्वायर की वैल्यू ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सर यहां पे जिसको भी लिखते हो उसकी वैल्यू सेट ए में कंसीडर होती है। तो अब की बार बोला कि सारे इंटीजर ले लो, बस 0 मत लेना। तो सर सारे इंटीजर्स तो ये होते हैं, समझ समझ समझ, यही तो चीज है भाई। अब वो बोल रहा है 0 मत लेना, ठीक है जी। अब चाहे आप इनका स्क्वायर कर लो चाहे इनका स्क्वायर कर लो, यही तो आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीपल तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, ये सारे के सारे करेक्ट है भाई। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो पूछो, और अगर क्लियर है तो CLR लिखकर भेज दो। एक कह रहा है मेरा मैसेज नहीं जा रहा, भाई सही बात है ना। कई बार मैसेज पहुंचने पर हड्डियां भी तोड़ी जाती है इंसान की, तो भगवान तेरा भला चाह रहा है उसमें, कहीं तेरा मैसेज पहुंच जाए और वहां से कुछ लोग तेरे घर पहुंच जाए तो अच्छा थोड़ी होगा ना। डू नॉट सेंड दैट मैसेज टू एनीवन, कीप इट टू योरसेल्फ, और सामने ध्यान दे। यही बात क्लियर है? हाँ सर, ऐसे आप मल्टीपल तरीके से लिख सकते हो। चलिए अगले वाला जो हमारा आंसर है दैट इज पार्ट नंबर 2। उसमें मुझे दिख रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। मतलब जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा, ठीक है जी। तो जरा देखना,
तो इस सेट को मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूं कैपिटल एक्स से, इसमें वैल्यू मैं अल्फा की ले लेता हूं। अल्फा इज सच दैट अल्फा इज एन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ज्यादा है, ऊपर वन है तो नीचे टू, ऊपर टू है तो नीचे थ्री, ऊपर थ्री है तो नीचे फोर, और एन एक नेचुरल नंबर है। क्या इतना बताने से काम चल जाएगा? तो आंसर इज सर नो। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर तो 10 भी होता है, तो 10/11 भी आएगा, वो वहां नहीं है। तो इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और मेंशन करनी पड़ेगी कि नेचुरल नंबर भी 6 या 6 से छोटा। है ना? क्या बोला? अल्फा की वैल्यू लो। तो आपने पूछा सर अल्फा कौन है, हमने बोला भाई अल्फा ये है एन अपॉन एन प्लस वन। फिर आपने बोला कि सर ये एन कौन है, मैंने कहा एन नेचुरल नंबर है। बोले सर सारे नेचुरल नंबर है क्या? 35 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, तो 35/36 क्या वो भी लेना है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, रुक जा भाई, एन लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, बस इतने। अब एक बच्चा बोलता है कि सर हमने इसको ऐसे लिख दिया कि अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये बात गलत है ना भाई, क्योंकि तुझे वो फॉर्म लिखनी है, वो सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है जिसमें सिर्फ यही जवाब आए। रैशनल नंबर में तो भाई 1/8 भी होता है, 13/7 भी होता है, ठीक है, 5/17 भी होता है, ये सब भी रैशनल नंबर्स हैं, बट ये सारे रैशनल नंबर इसमें थोड़ी है। तो आप अपने सवाल के जवाब को बहुत ही अच्छे से लिखोगे, है ना? है ना? या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि सेट एक्स में हम वैल्यू ही इसकी ले रहे हैं एन अपॉन एन प्लस वन की, ठीक है, एन अपॉन जो यहां लिख दिया सच दैट से पहले उसकी वैल्यू ले रहे हैं जहां पर एन एक नेचुरल नंबर है और एन जो है वो 6 या 6 से छोटा है। अब 6 से छोटा लिखो या वन से बड़ा लिखो, एक ही बात है। हाँ, एन नेचुरल नंबर बोलने के बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि एन लेस देन 7, आप ये भी लिख सकते हो कि एन लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आप ये भी लिख सकते हो कि एन लेस देन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक ही बात है, सारी बातें एक ही है, क्योंकि सबका मतलब यही है, क्योंकि आपने यहां पर नेचुरल नंबर वाली बात बोल दी ना भाई, है ना? कितने लोगों का क्लियर है भाई? क्लियर है तो CLR लिखकर भेजो, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, अभी मैं डाउट लूंगा, घबराओ मत। हम्म। हाँ, ये सब लिख लो, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको इसमें डाउट आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैंने ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा। तो जब भी आपके मल्टीपल आंसर्स आए ना, तो इस बात को ध्यान रखा करो, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाते वक्त मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं यार, ठीक है ना? अब आते हैं सर हम इस पर, थर्ड पार्ट पर। पहले एक बार ऑब्जर्व करो ध्यान से, घूरते हुए बताओ कि भाई ये जो आपके पास में थर्ड पार्ट है, ये सब लोग किसी का क्यूब है ना? -1 का क्यूब इज -1, 0 का क्यूब इज 0, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, है ना? तो इस तीसरे वाले पार्ट में कैसे लिखोगे? इसको हम एक सेट y से डिनोट कर देते, क्योंकि किसी भी नंबर से डिनोट कर दो अपने आप को भाई, एकदम बिल्कुल बोलते ना, ऐसे मत बोल देना कि सर मैंने तो यहां पे x लिया है, वो सही है, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन दे दी ना, आप किसी से भी डिनोट कर दो। तो मैंने इसको सेट y से डिनोट किया, मैंने बोला कि हम एक्स क्यूब की वैल्यू लेंगे इस सेट के अंदर सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x जो है वो 3 या 3 से छोटा और -1 और -1 से बड़ा। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को कॉमनली सेटिस्फाई करने वाले x कौन कौन से हैं सर? -1, 0, 1, 2 और 3। तो -1 जब आप यहां लोगे तो उसका क्यूब कितना आएगा सर? एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब इज 27। तो मैं अब की बार इसमें एक्स क्यूब की ही वैल्यू ले रहा हूं, है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और इसको आप कैसे देखना चाहते हो, और कैसे लिखना चाह रहे हो ये बताओ।
हाँ, इसको लिखने के हिसाब से मतलब अब वो थोड़ा डेकोरेटिव काम है, वो तो कैसे भी कर लो यार, डेकोरेशन में तो कुछ नहीं है। एक बच्चे ने बोला सर हम क्या करेंगे, एक्स वाई इज सच दैट, मतलब अल्फा लेना है, उसमें अल्फा इज इक्वल टू एन क्यूब। और मैंने कहा यार ये एन क्या है, बोले सर एन एक इंटीजर है और उसके साथ साथ एन 3 से छोटा है और -1 से बड़ा है, इक्वालिटी भी लगी हुई है। तो पहले इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे एन, उस एन को यहां रखो, वैल्यू आ गई अल्फा की, वो अल्फा यहां ले लो, एक ही बात है। हाँ ऐसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा की जगह आप एक्स भी लगा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपके पास लिबर्टी है। अब आप क्लास 11th में आ चुके हो बेटा। अब आ जाए इसका सोच के बता, फोर्थ वाला, ये तो बहुत ही आसान है। राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे दिख रहा है सर ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 4 है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज ए सेट एक्स जिसमें मुझे 5 की पावर एक्स लेनी है, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले एक्स कौन कौन से हो जाएंगे सर, 1 2 3 4। और जब 5 की पावर में x लिखोगे, 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 2 इज 25, 5 की पावर 3 इज 125, 5 की पावर 4 इज 625, है ना। अब आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो ये भी लो, कैपिटल एक्स, इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे सर, अल्फा, अल्फा इज सच दैट दिस इज 5 की पावर x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 4। क्योंकि सर इन दोनों से उठकर पहले वैल्यू यहां जाएगी, x की वैल्यू यहां डालेंगे, वहां से अल्फा जनरेट होगा, वो अल्फा हमें यहां लेना है। डायरेक्टली आप इसको भी यहां ले सकते हो सीधा सीधा, है ना। ये कह रहा है सर टॉयलेट ब्रेक दे दो तो बेटा मोबाइल टैबलेट लैपटॉप जो भी है तेरे पास, टॉयलेट में ही ले जा। तो एक पूछ रहा है n की पावर 5 कर सकते हैं क्या, ये गलत हुआ ना भाई, क्योंकि n की वैल्यू 1 डालेगा तो 1 की पावर 5 इज 1, फिर 2 की पावर 5 इज 32, तो ये लोग थोड़ी लेने आपको उस सेट में। क्लियर है, CLR लिखकर भेजें कि यस। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये सिर्फ आपका समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे जेई मेंस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते, ठीक है, ये सिर्फ एक समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ ये एग्जांपल्स एक बार देख लो, है ना। कह रहा सर टीवी पे देख रहा हूं मोबाइल लैपटॉप टैबलेट होता तो मैं ले जाता, तो एक काम कर टॉयलेट को यहां ले टीवी के आगे उठना नहीं है, पर क्लास चल रही है भाई, सीरियसनेस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। अबे भाग के जाया इससे पहले कुछ और चीजें ब्रेक हो, जाया जाया भाई, तब तक मैं डाउट बता देता हूं। चलिए सर -1 भी तो होगा, -1 किसमें किसमें किसमें, पूरा स्पेसिफिकली बोलता ना तू कि कौन से पार्ट में बात कर रहा है। हाँ -1 यहां पे इक्वालिटी लगाइए बेटा। सर 2 एंड 4 को एक बार समझा दो प्लीज। देखो अनुष्का जी, मैं आपको फिर बोलता हूं, जैसे मान लो ये वाले जो है ना, पहले इसमें पैटर्न देखो, तो सर ऊपर आपने 6 नेचुरल नंबर लिए, ध्यान से देखना, ऊपर आपने 6 नेचुरल नंबर्स लिए, उन सभी में एक नीचे ज्यादा है, ठीक है, तो भाई 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, तो यहां पर जो भी लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा नीचे है। तो हमें एक सेट बनाना है, हमने बोला कि जिसमें हम x की वैल्यू लेंगे और x किसके बराबर है, जो भी नंबर है उससे एक ज्यादा, जो भी नंबर ऊपर लिख रहे हो उससे एक ज्यादा। अब मैंने कहा यहां पर मैं कोई भी नंबर डाल दूं, बोले नहीं नहीं सर नेचुरल नंबर, तो मैंने बोला n नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर मैंने कहा यार नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलता रहता है, तो उसने एक कंस्ट्रेंट और लगाना पड़ा कि नेचुरल नंबर 6 या 6 से छोटा। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 1 डाल तो ये बन जाएगा 1/1 + 1 1/2, इसमें 2 डाल तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 2/3, फिर इसमें 3 डाल सर ये 3/4, फिर 4 डाल तो 4/5, 5 डाल तो 5/6, 6 डाल तो 6/7। ये सारी वैल्यूज x की आ गई, तो यही तो वैल्यूज आपको इस सेट में लेनी है ना, शाबाश। चलिए अब आते हैं हम अगले पार्ट पर, कोई दिक्कत, ठीक है।
और इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम पढ़ के आए हैं दिस इज एक एग्जाम्पलरी पार्ट है जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, वो हम आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, जो आपको अच्छे लगे इनमें से वो आप कॉपी में लिख सकते हो। 4 करवाए हैं, चारों लिख लो चाहो तो, वरना 2 और 4 तो जरूरी लिख लेना भाई, ठीक है? हाँ है ना, ठीक है। आ जाइए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, ठीक है? टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं, बस उसमें इतने एग्जांपल काफी हैं। हाँ, उसके अलावा उसमें ज्यादा और लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है ना यार। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स, किस किस प्रकार के सेट हो सकते हैं, ठीक है? हाँ है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं, ये आपको थ्योरी में लिखना है। पहले एक बार समझ लेते हैं। पहला सेट है, चाहे आप उसको एम्प्टी सेट बोल दो, चाहे आप इसको नल सेट बोल दो, चाहे आप इसको वॉइड सेट बोल दो, इसका मतलब होता है खाली, एकदम खाली सेट। इसको डिनोट किया जाता है, दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, ठीक है? कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फा, वो वाला नहीं, फाई। मतलब सर जो सेट एकदम खाली हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वेकेंट सेट, दिस इज कॉल्ड एज फाई, ठीक है? इसको हम बोलते हैं फाई। नल सेट, तो जहां जहां पर आपका आगे चलकर आंसर नो सॉल्यूशन आएगा, उसको हम फाई बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये वाला सेट, देखना जरा, सेट ए जिसमें हम x की वैल्यू लेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 और ग्रेटर देन 4। अब मैंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लिख दी जिनको सेटिस्फाई करने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है भाई, हाँ है ना? मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे जाओगे तो यहां 4 होता है, यहां 5 होता है, 5 भी नहीं लेना, 4 भी नहीं लेना, हाँ है ना? तो सर इनके बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला, सर हमारे पास में यहां फील आई कि कोई नहीं, हाँ है ना? इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो सर नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई? कोई भी एलिमेंट मिला इसको सेटिस्फाई करने वाला? नहीं सर, तो नहीं मिला मतलब सर ये सेट एकदम खाली है, इसमें कोई भी नहीं है, मतलब ये सेट फाई सेट है, नल सेट है, है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक कह रही है रोना आ रहा है, ये देख के तुमने कहीं ज्यादा रिलेट तो नहीं कर लिया इससे, खाली खाली सुनकर? खाली मतलब सेट यार, रोना क्यों आ रहा है? हाँ तो कोई बात नहीं, ये कह रहा है हिंदी मत लिखो, तो उसके ऊपर इंग्लिश भी तो लिखा हुआ है, नो सॉल्यूशन, ठीक है? और देख ले, x बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या लिखूं? कोई भी दो ऐसी प्रॉपर्टीज लिख दो जो कभी ये लो, हाँ, x बिलोंग्स टू इंटीजर और 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ले भाई, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है? अबे डाउट देख लेंगे भाई, तुम्हें डाउट बहुत आ रहे हैं, मैं एक शब्द लिखता नहीं हूं उससे पहले तुम्हारे डाउट तैयार है। यहां देखो फटाफट, x कोई एक इंटीजर है और इसका सॉल्यूशन है, मतलब दो प्रॉपर्टीज बोली है, तो x इंटीजर भी होना चाहिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो भाई एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 6x स्क्वायर, ऑब्वियसली माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1, ऐसी ब्रेक करोगे। इन दोनों में से 3x कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2x माइनस 1, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 1। दो फैक्टर कॉमन आ गए हमारे पास में सर, एक तो 2x माइनस 1, एक 3x माइनस 1। अब जब मैं इस फैक्टर को जीरो करूंगा तो x की वैल्यू हाफ आएगी, इस फैक्टर को जीरो करूंगा तो x की वैल्यू 1/3 आएगी। मतलब सर इसको सेटिस्फाई करने वाले जो x है वो 1/2 और 1/3 है,
अब भैया बोल रहे हैं कि सर वो इंटीजर भी होना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई इंटीजर तो है नहीं। दोनों बातों को पढ़कर एक साथ फील आई कि ये नो सॉल्यूशन है। अब जब भी फील आए नो सॉल्यूशन, इसका मतलब सर फाई है ना। फाई मतलब ये सिंबल बोल दो या फिर ये वाला डायरेक्टली लगा दो, है ना। अब एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, ट्रू या फॉल्स में जवाब देना जल्दी से। यहीं पे आ जाओ, इसके बगल में लिख लेते हैं यहां पर कि फाई का एक्चुअल मतलब क्या है। एक सेट ये फाई है या फिर ये फाई है, इन दोनों में से फाई एक्चुअल में है कौन, है ना। इन दोनों में से फाई है कौन, क्योंकि जब मैंने बोला ना कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो बच्चों को ऐसा लगा कि यार उसमें एलिमेंट जीरो हो सकता है। अरे भाई जीरो तो उसका एलिमेंट है ना, कौन है इसमें से फाई। ऑब्वियसली सर ये फाई है, ये फाई नहीं है। ये तो एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जीरो, ए फाई है, ठीक है, खाली सेट बोलते हैं। अच्छा, अब इसका अगला सवाल का जवाब देना प्लीज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट फाई, सेट फाइव में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। ये जल्दी बताओ, एलिमेंट कितने होते हैं फाइव में। सर एक भी एलिमेंट नहीं होता, जीरो। अब ये मत सोच लेना कि मैंने ये बोला है कि सर फाइव में एक एलिमेंट जीरो होता है, नहीं, मैं उसमें टोटल एलिमेंट्स की काउंटिंग बता रहा हूं कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट फाइव इज जीरो, है ना। खाली है ना, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है भाई। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लूं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक है, एंड दैट इज वन। इसमें एक एलिमेंट है जी, है ना, बिल्कुल सही। अब आ जाइए आगे फटाफट। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकें, है ना, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकें कि इतने हैं, ठीक है। और इसी का ये जो अगला वैरायटी है इनफाइनाइट। अभी रुको, अभी लिखने का टाइम देंगे। इनफाइनाइट मतलब जिसमें सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। इसका जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सर एक इनफाइनाइट सेट होता है। होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, ये सारे जो सेट है इनमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मान लो एक सेट ए है, एक्स इज लेस देन 5, ग्रेटर देन 4, और एक्स कोई भी रियल नंबर है। इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, है ना। अब पता है इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे बोलते हैं सर, कुछ बच्चे इसका जवाब देते हैं कि इसका आंसर है 5, कि सर ए जो है वो 5 है। और कुछ बच्चे ये जवाब देते हैं कि सर हमने सवाल ध्यान से पढ़ा कि 4 और 5 के बीच में, वो देखो बहुत सारे बच्चे जीरो लिख रहे हैं चैट में, देखो फटाफट फटाफट फटाफट, तुम्हारे ही दोस्त है। वो बोल रहे हैं कि सर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो आएंगे। मैंने कहा क्यों, बोले 4 और 5 के बीच में कोई नंबर ही नहीं होता। अरे मैंने कहा भाई इधर देख, क्या बोला है, रियल नंबर, है ना, रैशनल इररेशनल सारे, मैं लिख के दिखाता हूं तुझे, देख। तो 4 और 5 के बीच में यहां पर एक नंबर 4.001 होगा, 4.01, 4.001, है ना, 4.32, ये सब रियल नंबर्स की बात हो रही है, इंटीजर थोड़ी बोले मैंने, है ना। फिर आप बोल सकते हो सर दैट इज 33/8, है ना, है ना। फिर आप बोल सकते हो सर दैट इज √18, फिर √19, है ना,
फिर 4.3132, फिर सर 4.9763, ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स लिख सकता हूं मैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। दिस इज द सिंबल ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन सा जवाब है सही। मैंने बोला था रियल नंबर, तो ये वाला जवाब गलत है भाई। ये सेट में ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक क्या है? इनफाइनाइट सेट है। समझ गए? 4 और 5 के बीच में सर इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। इनफैक्ट दो रियल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। इस नंबर लाइन पे आप कोई भी दो नंबर्स उठा लो, जैसे आपने बोला कि 4.1 और 4.2, इनके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। कैसे? ये लो भाई, 4.101, 4.102, फिर 4.103, फिर और बढ़ा दो, इसको आगे लेते जाओ, ऐसे बहुत सारी लिख सकते हो आप। है ना? क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, फाइनाइट सेट के एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो सर ये जो आपने सारे एग्जांपल्स की, ये फाइनाइट सेट ही तो है। जैसे ये वाला सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट, बिकॉज इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। जिसमें एलिमेंट्स आप काउंट कर सको, दीज आर फाइनाइट सेट्स। जैसे ये सेट फाइनाइट है क्योंकि इसमें एलिमेंट काउंट करके हमने बता दिए। तो जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जवाब दे सको, दैट आर फाइनाइट सेट्स। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बता, यहां पर ये स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, ट्रू या फॉल्स। फाई इज ए फाइनाइट सेट। फाई जो है वो एक फाइनाइट सेट है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। है ना? गॉट इट? 6:15 पे क्लास स्टार्ट की थी ना, तो 8 बजे खत्म होगी। अभी क्यों एंड एंड लिख रहे हो भाई? रुक जाओ। अब पहले वापस से रिपीट कर देता हूं, फाइनाइट सेट बोलते किसको? एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो 5 के एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, काउंट करके ये लिखे तो हैं। जो लोग फॉल्स बोल रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ट्रू बोल रहे हैं वो तो समझ में आता है। इसमें काउंट करके ये एलिमेंट्स लिख तो दिए कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो काउंट कर तो लिया ना तुमने। इसमें इतने सारे एलिमेंट है कि काउंट नहीं कर पा रहे। फाइव इज ए फाइनाइट सेट, यस सर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है भाई। ठीक है, जिसमें आप एलिमेंट्स काउंट ही ना कर सको, इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, वो होता है इनफाइनाइट सेट, बाकी सभी फाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट वैसे तो मैं इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिखना चाह रहा हूं। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जिसमें एक ही एलिमेंट हो। सर आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैंने कहा वो वाले लोग जो सिंगल हो सर अस बहुत अच्छी बात है, सिंगल हो तो अच्छी बात है ना भाई। अभी सर हमें ये तो समझ में आ नहीं रहा है ना, ये वाली बर्डन उठाएं और उसकी भी बर्डन उठा ले सर हम, क्योंकि उसके दो दो घड़ी में मैसेज आने लगेंगे। सिचुएशन तुम्हारी तब तक ही सही रहती है जब तक तुम उस सिचुएशन में एंटर नहीं कर लेते। एक बार मैसेज आने स्टार्ट हो गए ना, क्या कर रहे हो, ओ यू आर टेकिंग क्लासेस, व्हाई सो सीरियस राइट नाउ, लेट्स हैव ए कॉफी, और पता नहीं तुम लोग किस भाषा में बात करते हो भाई, तुम तो जेनजी हो। तो भाई वो एक अलग टाइप का बवाल है। अच्छी बात है सिंगलटन सेट ही हो तुम, अच्छी बात है। हाँ, इसको ज्यादा ऐसे मतलब कुछ लोग तो बेचारे डिमोरलाइज हो जाते हैं, बोले सर अभी भी सिंगल हूं। अभी भी सिंगल हूं क्या मतलब है? इस उम्र में सिंगल ही होना चाहिए? हाँ, समझ में आया? ये कह रहा है नॉट सिंगल, ओ माय गॉड। और जो ये नॉट सिंगल वाले लोग हैं ना भाई, इनकी एक बार तुम हालत देख लेना। थोड़े दिन पहले वो जो एलपीजी सिलेंडर की गैस की कमी हुई थी ना, तो ये सिलेंडर उठा उठा के ले जा रहे थे। क्योंकि फिर आपको क्या है, हर जगह अवेलेबल रहना पड़ता है ना। यस, अचानक से भैया बाबू को चिप्स खानी है तुम बैठे हो किसी और सेक्टर में 20 किलोमीटर दूर, उधर से मैसेज आया कुरकुरे खाने का मन हो रहा है। अब भाई अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के बाइक उठाई है, पता नहीं साइकिल उठाई है,
पिताजी के पैसे से, बटुए से पैसे निकाले हैं, चोरी की भी की है, कुरकुरे लेकर आ रहा है और ब्लिंकिट वाला काम करके वहां पहुंचा रहा है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो अच्छी बात है अगर आप सिंगल हैं, और होना भी चाहिए। और जो लोग भैया अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो एक बार उसको विराम दीजिए, होल्ड कर लीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भाई, क्योंकि ये सब एक्टिविटी में टाइम इन्वेस्ट होता है। ठीक है, इन सब एक्टिविटीज में क्या है, टाइम चला जाता है, तो फिर ये होमवर्क कब करेगा, तो किसी और वर्क में ही लगा हुआ है। इसलिए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। अब देख ले भाई, वन एलिमेंट वाले कौन कौन से हैं। कोई करवाया था क्या हमने? हाँ, ये रहा, एक करवाया था जिसका एक ही आंसर आया था 7। कहां है? ये रहा, देखो ये रहा सर। दिस इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, एक पूछ रहा है सर आप, ये डाउट, इतनी देर से तुम एंड 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 लिख रहे थे क्लास, मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना तुमसे मुझसे ये सवाल पूछ लिया। मैं सिंगलटन सेट में नहीं हूं भाई। यस सर, आपके चेहरे की हंसी, मैं क्या खो गया था उस बात में? ओह माय गॉड, कोई बात नहीं। यस ठीक है, तो तुम्हें भी मौका मिलेगा, घबरा मत। ये क्यों याद दिला देते हो यार? हैं, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? दूसरी क्लास थी, प्यार से पढ़ा रहा था, खुश होकर, जानबूझकर। मैंने वो एग्जांपल लिया था कि सचिन का आईक्यू कम है, तुमने वो लिखा चैट में, मैं वो भी, कोई बात नहीं, वो तो हंसी मजाक था। तुमने ये पूछ लिया मुझसे। अब तो क्लास 15 मिनट और पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी तो वापस मेंटली स्टेबल होना है ना भाई। यस ओ माय गॉड, फा फा नहीं भाई, फा फा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े कि रुक जाएं? बढ़ी लेते हैं मेरे ख्याल से, है ना? तुम्हें डाउट आ गए इतनी जल्दी? भाई तुम्हारे डाउट मतलब तुम्हें, तुम्हारा पेट तो ठीक है ना भाई? डाउट बहुत जल्दी आ रहे हैं तुम्हें। लेट मी चेक। सर आप डबलटन सेट हैं क्या? टम टम, बेटा टम टम पहले तो नाम ठीक करो, ठीक है? हाँ है ना? क्योंकि बाकी लोगों को फिर दिक्कत होती होगी। तुम्हारा दोस्त कौन है? बोले टम टम। बोले उसके चलने का स्टाइल नहीं पूछ रहा हूं, उसका नाम पूछ रहा हूं। बोले नाम ही टम टम है। और डबलटन सेट कुछ नहीं होता। तो यहां से आपके लिए एक लर्निंग मैं आपको बताऊंगा कि अपने हिसाब से मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी और नियम डिसाइड नहीं करना है ना? यस, डबलटन सेट कुछ नहीं होता, सिंगलटन होता है, उसके बाद वे फाइनाइट होता है। सर फाइव सिंगलटन सेट होगा क्योंकि नल सेट तो फाइनाइट सेट होता है, और नल सेट भी काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। शांतनु राणा जी बोल रहे हैं फाइव सिंगलटन कैसे होगा? जिसमें एक एलिमेंट हो, दैट इज सिंगलटन सेट भाई। फाइव में तो एक भी एलिमेंट नहीं है। फाइव इज नॉट ए सिंगलटन सेट। जिसमें एक एलिमेंट हो, इस प्रकार के सेट बाबू भाई, ये वाले सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, ऐसा। हाँ, ये वाले जो सेट आप लिख रहे हो, दीज आर सिंगलटन सेट। अब कोई सेट आप ऐसा लिख दे रहे हो जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। और ये सारे के सारे फाइनाइट सेट हैं। आप मिक्सचर मत कीजिए, मिक्स फ्रूट जूस नहीं बनाना है। इसीलिए बोला जाता है, ध्यान से सुनो, दीज ऑल आर फाइनाइट सेट, बिकॉज इन सभी सेट में मैं एलिमेंट्स काउंट करके बता सकता हूं। नाम क्या है सर? अभिनंदन राज है भाई आपका नाम। अब तुझे इसमें भी डाउट आया तो फिर दैट विल बी वेरी, वो तो खराब हो जाएगा ना भाई। ये गजनी वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? नाम क्या है? अभिनंदन राज है आपका नाम। कोई पूछे तो बता देना। सर इफ टोमेटो इज फ्रूट, देन टोमेटो सॉस इज फ्रूट जूस। भाई देख, बाकी सब चीजें ठीक है, तो ये तू जहां से भी देख रहा है, अगर तूने इंस्टाग्राम पे कोई पेज फॉलो कर रखा है, या कोई दोस्त है तुझे जो ये जोक भेज रहा है,
अगर दोस्त है तो उसको ब्लॉक कर दे, अगर इंस्टाग्राम से उठा के लाया है तो इसको, उस पेज को अनफॉलो कर दे। ठीक है ना? थोड़ा लेवल अगर हम सब चीजों में बढ़ा रहे हैं, इसमें भी बढ़ाओ। इफ टोमेटो इज फ्रूट देन टोमेटो सॉस इज फ्रूट जूस। ये भाई ने लगता है नई नई रील देखी और इसको ऐसा लग रहा है कि वो रील सिर्फ मैंने ही देखी होगी, है ना? इसका एक और ऐड कर दूंगा मैं, क्या था वो, और भी थे उसमें, वो 2-3 लड़के बैठ के बातें करते रहते हैं। सर फाइनाइट सेट और वेल डिफाइंड सेट में क्या अंतर है? बेटा वेल डिफाइंड सेट इज बेसिकली सेट बनने से पहले का काम है, कि एक सेट बनता ही तब है जब उसकी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड हो। अब सेट अगर बन गया तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो फाइनाइट सेट, इन नॉन काउंटेबल मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो तो इनफाइनाइट सेट। सर 5 इज ए सिंगलटन सेट, गलत बात। सर आप इनफाइनाइट सेट हो, ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोल रहा, उसमें भी नहीं है भाई। सर सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल बता दो, ये बताया तो ये सारे एग्जांपल सिंगलटन सेट के हैं। ठीक है ना? शाबाश, बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना बहुत है। एक टाइप का सेट और बताना चाह रहा हूं, बस वो देख लेते हैं फिर आगे बस इसको एंड करेंगे। फिफ्थ, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। ये चलो अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है? एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने ये तो पूछा नहीं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आया कि खराब आया। बिकॉज अगर वो मैटर करता तो मैं आपसे पूछता जरूर। ये जो आपका 10th का रिजल्ट आया, दिस इज एक दिन की खुशी और 2-3 दिन का गम, ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही इसका भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। अगर बहुत अच्छा आया तो आज पेरेंट्स खुश होंगे, 2-3 दिन तक खुश रहेंगे, और अगर खराब आया तो भी पेरेंट्स या फिर आप 2-3 दिन तक थोड़े मायूस रहोगे, थोड़े दुखी रहोगे। उसके बाद में इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस इस हार्डवर्क का है जो आप अब करने वाले हो। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपसे रिजल्ट पूछा भी नहीं। आज के क्लास के सारे एग्जाम्पल्स आप रीअटेम्प्ट करेंगे। फिर आज आपको एक डीपीपी मिली है, उस डीपीपी को सॉल्व करना। ठीक है ना? कुछ भी डाउट आएगा तो हम अगली क्लास में देख लेंगे डीपीपी का। डीपीपी के भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा क्लास के एंड में। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1, जिनके पास में एनसीईआरटी है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, डाउनलोड पीडीएफ, और इसको साथ साथ में कंप्लीट कर लो ताकि तुम्हें स्कूल का बर्डन कभी महसूस ना हो। एक्सरसाइज 1.1 ज्यादा बड़ी नहीं है, उसमें सिर्फ यही है कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? तो ये मेरी तरफ से आज आपका होमवर्क है, और अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना भाई, प्लीज कंप्लीट योर नोट्स, और कोई भी बैकलॉग होने मत देना। और फिर से एक छोटी सी बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा बार बार, प्लीज लुक, ये क्या आ गया, अच्छा हाँ, जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आप पीडब्ल्यू फैमिली का पार्ट बन सकते हो। आपने ऐप में तो हमें ज्वाइन कर ही रखा है, साथ में फटाफट आपके ऐप के अंदर ही आपके पास में टेलीग्राम का लिंक आया होगा, उस टेलीग्राम के लिंक से आप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? फिर एडमिशन फॉर्म लिंक आया है, उस पर आपको भरना चाहिए, है ना? जैसे आपका अभी रिजल्ट आया तो पीडब्ल्यू आप तक कैसे पहुंचेगा, जिसने वहां पर पहले अपना डाटा पीडब्ल्यू में सबमिट किया होगा। कोई भी रिजल्ट सेलिब्रेशन हो, कोई भी आप तक चीज पहुंचानी हो, कुछ फिजिकल फॉर्म में, कहीं आपके आसपास कोई इवेंट हो रहा हो, आपको बुलाना हो, तो इसका ऑफिशियल डाटा यहीं से उठाया जाता है, तो इसको जरूर भर देना। फिर एक व्हाट्सएप लिंक होगा, तो वो लिंक भी आप यहीं से ही उसको ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी फॉरवर्डेड लिंक और किसी भी ऐसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन मत कर लेना जिसमें आपको यूजर्स या सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा दिखाई दे, हो सकता है वो एक फ्रॉड ग्रुप हो। तो अपने ऐप के अंदर जाकर जो आपको लिंक्स दिख रहे हैं उन्हीं पे क्लिक करना है, फिर आपको ज्वाइन करना है। ठीक है जी? है ना? चलिए, हाँ, मैं इस सवाल की या इस चीज की बात कर रहा था। इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। और आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा हैशटैग मैं यूज करता रहूंगा इन आने वाले 2 सालों में, दैट इज यू आर माई फ्यूचर IITians। ठीक है? सबके सब एकदम लिटिल गोलू हैं, प्यार से बोलता हूं मैं लिटिल गोलू, क्यों, है ना? क्योंकि सब भोले भाले हैं बेचारे। ठीक है ना?
तो फ्यूचर आईआईटीएंस हो आप मेरे हिसाब से, बिकॉज आपने ये जर्नी ऑप्ट की है और मेहनत करने के लिए तैयार हो। टीचर की बात को हमेशा फॉलो करते रहो, बट इसके अलावा और कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पे आपको समझाया जा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टाइम टेबल की वीडियो आपके लिए जेई वाला चैनल पे टाइम टेबल की वीडियो आ गई है, वो देख लीजिएगा प्लीज। आई होप शायद आपको सपोर्टिंग लगी होगी। जेई वाला यूट्यूब चैनल, ठीक है, उस पे बेस्ट टाइम टेबल सर्च कर लेना, या फिर आपको अभी वीडियोस में दिख जाएगा, एक बार उसको देखना कि वहां पर क्या समझाया है। दैट इज फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। वरना बेस्ट टाइम टेबल बाय सचिन सर, आप ऐसा भी बोल सकते हो। डायरेक्टली आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगी। ये वाली चीज देखनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर की है कि आपको कहां ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, है ना, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, घबराओ मत, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जो तुम ये बोलते हो कि स्टोरी सुनाओ और ये सब सुनाओ, तो वो स्टोरीज भी सुनाएंगे, घबराइए नहीं। बट एक बार थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, तुम मुझे समझ लो मैं तुम्हें समझ लूं, ये कारवां यूं ही चलता रहे और बढ़ता रहेगा कद हमारा, चाहे कोई जलता है तो जलता रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जो जो होमवर्क दिया है करके आइएगा। थैंक यू सो मच। और रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, अगर आपका रिजल्ट ठीक ना आया हो तो। बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा भी 10th का रिजल्ट आया था, मेरी भी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं थी। आई बिलीव 78% थी या 81% थी। ठीक है, आपकी हो सकता है उससे भी अच्छी आई हो या उससे खराब आई हो। तो बट आज मैं यहां पहुंच गया हूं, तो मेरे से कोई क्लास 10th का रिजल्ट नहीं पूछता। इनफैक्ट वो जब रिजल्ट आया था उसके 2-3 दिन बाद तक किसी ने पूछा था, उसके बाद आज तक कभी भी किसी ने मेरे से क्लास 10th का रिजल्ट नहीं पूछा। बस हाँ, कोई फॉर्म भरना होता है तो उसमें बस वो परसेंटेज मार्क करनी होती है, जिसका कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है बस। ठीक है ना, तो बस इतना सा बोलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।